ये बात तो जरूर सुनी होगी कि बूंद बूंद से सागर बनता है, लेकिन ये भी सुना होगा कि भाई पैसे की जो कंपाउंडिंग होगी, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट, यार इतनी चीजें तुमने करी हैं, इतनी चीजें सुनी। आजकल सोशल मीडिया कौन नहीं यूज करता। सो एन्युटी भी क्या है कि काइंड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हुए जो पीरियोडिक पेमेंट्स होती हैं उस पे हम बात करेंगे। तो वी आर कई टाइप की एन्युटीज, वो लोन पेमेंट्स भी हो सकती है, वो बोरोइंग भी हो सकती है, और वो आपका इन्वेस्टिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एन्युटी इन जनरल हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 14.3। अभी तक हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट किया, नहीं देखा है आई बटन पे क्लिक करो, जाओ, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 11th की, जरूर देखना। और आज हम बात करने वाले हैं कैसे बूंद बूंद से सागर बनाना है, या फिर पैसे एकदम पैसे ही पैसा। एन्युटी क्या होती है? नाउ डेज मोस्ट ऑफ द पर्संस बाय डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। जो आपने पढ़ा होगा ईएमआई उसको इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स नहीं कहते, वो इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, एक्चुअली इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, और पे देयर इंश्योरेंस प्रीमियम्स मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, और रीपे देयर होम लोन। ठीक है। तो जिस टाइप की आप पेमेंट करते हो एक सर्टेन पीरियड में करते हो, पीरियड के बाद करते हो, पीरियड से पहले करते हो, एक फिक्स गैप होता है उन पीरियड्स के बीच में। These type of transactions are called annuity। छोटी सी भाषा में यही होता है। So the word annuity is derived from the word annual। Annuity, annual बहुत close लगता है ना, which means yearly, but nowadays it used in broader way। month हमें एन्युटी एनुअल से डिराइव हुआ था, लेकिन अब मंथली भी यूज होता है, क्वार्टरली भी यूज हो सकता है, ईयरली, हाफ ईयरली, कुछ भी यूज हो सकता है। सो द अमाउंट्स ऑफ दीज इक्वल इंस्टॉलमेंट्स आर डिटरमाइंड विद द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। यही मैंने आपको बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द बाप ऑफ एवरीथिंग। The formal definition of annuity is given by annuity क्या होती है? Sequence of equal payments made at equal intervals of time। The sequence of equal payments made at equal intervals of time। लोन भी हो सकता है, वो आपका सिंकिंग फंड भी हो सकता है। देयर आर मेनी मेनी टाइप्स ऑफ एन्युटीज। अभी हम एन्युटी इन जनरल की बात करेंगे। अब देखो कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने ही चाहिए, जैसे कि पीरियोडिक पेमेंट। द साइज ऑफ ईच पेमेंट ऑफ एन्युटी इज कॉल्ड द पीरियोडिक पेमेंट। कितना पे तुम कर रहे हो, तुम चाहे लोन पे कर रहे हो या फिर सिंकिंग फंड के लिए पे कर रहे हो या परपेचुइटी में पैसा मिल रहा है, व्हाटएवर इट इज, आपका एक फिक्स पेमेंट होता है। सपोज अ पेमेंट ऑफ 2875 इज मेड ऑन 10th ऑफ एवरी मंथ, देन 2875 इज अ पीरियोडिक पेमेंट। वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन 10 तारीख को पे करना है। सैलरी चलो सैलरी की बात नहीं करते। पेमेंट पीरियड, द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव पेमेंट्स डेट्स ऑफ एन्युटी इज कॉल्ड पेमेंट पीरियड। जैसा बताया जनरली पहले ये एनुअली के लिए होता है था यूज, अब कोई भी टाइम फ्रेम के लिए यूज होता है, मंथली या फिर ईयरली, हाफ ईयरली, कुछ भी हो सकता है। फिर आता है टर्म, द टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पेमेंट पीरियड टू द एंड ऑफ द लास्ट पेमेंट पीरियड इज कॉल्ड द टर्म ऑफ एन एन्युटी। जब आपने पेमेंट करी है और जब आखिरी पेमेंट करोगे, उस टाइम से उस टाइम तक का टाइम टर्म कहलाएगा। तो 5,000 आपने पेमेंट करी इंश्योरेंस प्रीमियम 28 नवंबर को, एवरी ईयर फ्रॉम 1998 टू 2015 आपने 18 साल पे किया है, तो एन्युटी आपकी 18 इयर्स का टर्म पीरियड कहलाएगा उसका। सो द अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू, नाउ दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन दिस चैप्टर। अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू, या प्रेजेंट वैल्यू, या फिर कैपिटल वैल्यू। देखो आज का जो 100 रुपए है और एक साल के बाद जो आपके पास 100 रुपए होगा, कौन सा ज्यादा वैल्यूबल है? जो पैसा आपके पास आज है, बिकॉज दैट मनी हैज द पावर टू अर्न इंटरेस्ट ऑन इट। तुम्हारा शक्ल देख के तुमको कोई इंटरेस्ट नहीं देगा, इंटरेस्ट भी नहीं रखेगा, लेकिन अगर आपके पास 100 रुपए है तो उसको आपको 4% या 5% इंटरेस्ट मिल सकता है। सो दैट अमाउंट, दैट मनी हैज द पावर टू जनरेट इनकम तुम्हारे लिए। तो वो क्या है? वो एक एसेट है ना, एसेट तो होता है। लेकिन आज का 100 रुपए आज के एक साल के बाद 105 रुपए के बराबर होगा। तो भाई उस 100 रुपए की फ्यूचर वैल्यू क्या है? 105 रुपए। अगर हम एक साल की बात करें, 2 साल के बाद क्या होगा? फिर से 5%। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर अगर ना जाए तो 110 रुपए मान लो, 110 पॉइंट समथिंग होगा, 110.25। लेकिन आप लॉजिक समझो, बात को समझना है बहुत जरूरी। तो फ्यूचर वैल्यू क्या है? जो आज आपके पास पैसा है वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद कितना हो जाएगा, दैट अमाउंट इज नोन एज द फ्यूचर वैल्यू। बात समझे ना? एक अमाउंट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है ये वही टर्म है। फिर आता है प्रेजेंट वैल्यू और कैपिटल वैल्यू। जो पैसा आज आपके पास है दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू। या इसको ऐसे सोचो कि भाई आपने ना एसआईपी की, सर्टेन अमाउंट की एसआईपी की, और एक साल के बाद या फिर लेट्स से 2 साल के बाद इतना अमाउंट आपके पास है, तो आपने एसआईपी कितने की होगी? तो जितने की आपने एसआईपी की होगी दैट इज नोन एज द प्रेजेंट वैल्यू। द प्रेजेंट वैल्यू कैपिटल इज द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल द पेमेंट्स। तो प्रेजेंट वैल्यू जितनी भी आपने पेमेंट कर रखी है उन सबका। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? फिर अभी आपको समझाऊंगा कैसे एन्युटी कैलकुलेट करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू, द टर्म नेट प्रेजेंट वैल्यू इज यूजुअली यूज्ड इन बिजनेस फॉर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग टू एनालाइज द रिटर्न्स ऑन द प्रोजेक्ट। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या कहता है कि भाई
आपके पास जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने के लिए, ताकि हम रिटर्न्स को एनालाइज कर पाए। इसमें दो टर्म्स हैं, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो। जो पैसा आता है इनफ्लो, जो पैसा जाता है दैट इज आउटफ्लो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और अगर हमारे पास इनफ्लो ज्यादा होगा हमारा फायदा होगा, आउटफ्लो ज्यादा होगा तो हमारा नुकसान होगा। लॉजिक क्लियर भाई? सब वही से इतना ही बोला है। तो जो प्रेजेंट वैल्यू होती है दैट इज सम ऑफ ऑल द प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ द कैश इनफ्लोज माइनस द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू की यहाँ पे हम बात करते हैं। अब टाइप्स ऑफ एन्युटी पढ़ते हैं। तीन टाइप की एन्युटी, मतलब दो तरीके से एन्युटी होता है बेस्ड ऑन पेमेंट टर्म। कितने टर्म के लिए है? एन्युटी सर्टेन, जब आपको पता हो कि यहाँ पे शुरू होगी यहाँ पे खत्म होगी, वो एन्युटी सर्टेन होती है। एग्जांपल, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट इंस्टॉलमेंट्स पे लिए हैं 9 महीने की ईएमआई पे, है ना, आईफोन लेने वालों ईएमआई पे। रिकरिंग डिपॉजिट्स इन अ बैंक और पोस्ट ऑफिस, तो रिकरिंग आरडी जो आप करते हो वो भी एक एन्युटी सर्टेन होता है, क्योंकि फिक्स टाइम के लिए होता है। फिर कंटिंजेंट एन्युटी, a contingent annuity is an annuity whose payments continue for an uncertain period of time depending on the occurrence of event। इंश्योरेंस का यहाँ पे एग्जांपल आता है कि आप अनसर्टेन हो कि कब तक आपको पे करना है। जब तक आप हैं तब तक आप पे करेंगे, जब आप रोकना चाहो आप रोक सकते हो, कोई ऐसा फिक्स टर्म नहीं होता। तो एग्जांपल ये इंश्योरेंस का आप ले सकते हो। दूसरा मैरिज ऑफ, अच्छा, पॉलिसी फॉर द मैरिज ऑफ हिज और डॉटर। देखो, अब डॉटर की मैरिज की बात इंश्योरेंस ले रहे हैं तो क्या होगा, डॉटर 25 में भी शादी कर सकती है, 30 में भी कर सकती है, डॉटर की मर्जी, इट्स हर चॉइस। फिर आते हैं परपेचुअल एन्युटी और परपेचुटी। इस ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अ परपेचुअल एन्युटी इज एन एन्युटी हुज पेमेंट बिगिंस एट अ फिक्स्ड डेट बट कंटिन्यू फॉरएवर, एंडलेस टाइम के लिए। ट्रस्ट फंड्स आपके जो होते हैं, तो लिखा होगा फंड्स, इंटरेस्ट फंड्स फॉर द स्कॉलरशिप, कॉलेज एंडोमेंट फंड्स होते हैं, ट्रस्ट फंड्स होते हैं, तो बहुत सारे फंड्स होते हैं। होता क्या है, एक सेटअप पैसा कर दिया जाता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है उसको, और वो इंटरेस्ट से, देखो, इंटरेस्ट आप यूज कर लेते हो, जो एक्चुअल कैपिटल अमाउंट है वो पड़ा रहता है। करेक्ट? तो ये परपेचुइटी का एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था। तो तीन टाइप के होते हैं, सर्टेन, कंटिंजेंट और परपेचुअल। सिंपल। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पेमेंट। अगर आप रेगुलर एन्युटी और ऑर्डिनरी एन्युटी की बात करते हो, जब हम एक पेमेंट पीरियड के एंड में पैसा पे करते हैं तो वो पर एक ऑर्डिनरी एन्युटी कहलाता है। जैसे होम लोन आपने लिया है तो जिस दिन लिया उस दिन पे नहीं करोगे, एक सर्टेन टाइम के बाद पे करोगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद से शुरुआत करोगे। फिर उसके बाद आता है एन्युटी ड्यू, जब आप स्टार्टिंग में पेमेंट करते हो। देखो यहाँ पे जनरली क्या होता है, जो ऑर्डिनरी एन्युटी है, रेगुलर एन्युटी होती है जब आप एट द एंड पे कर रहे हो, यानी आप टूवर्ड्स समथिंग पे कर रहे हो। आपने लोन लिया था, आप पैसा वापस कर रहे हो, इस तरीके से एन्युटी ड्यू को आप समझ सकते हो। दूसरा जो एन्युटी, सॉरी, रेगुलर को समझते हैं। एन्युटी ड्यू क्या होता है, जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर कहीं लगा रहे हो अपने फायदे के लिए, उसको एन्युटी ड्यू मानो। जैसे आरडी का एग्जांपल ले लिया, एसआईपी का एग्जांपल ले लिया, एसआईपी आपने पे किया और जिस दिन से शुरू करोगे उस दिन से आप पे कर सकते हो। फिर डिफर्ड एन्युटी, फर्स्ट पेमेंट इज पोस्टपोन्ड फॉर अ पीरियड इक्विवेलेंट टू अ सर्टेन नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड्स। सो बिजनेस लोन व्हेन रीपेमेंट बिगिंस। इसका एग्जांपल एक आपका एजुकेशन लोन भी होता है कि भाई जहां पे एक मोरेटोरियम पीरियड होता है कि भाई बच्चा जब तक पढ़ रहा है उसको कोई पैसा वापस नहीं करना, इंटरेस्ट लगता है, सिंपल इंटरेस्ट लगता है उस पे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो इस तरीके से आपका ये चलता रहता है। तो डिफर्ड एन्युटी ये होती है भाई, तीन तरीके की एन्युटी हमने पढ़ ली। तो अच्छा हो गया, दोबारा आ गया वो। अब आते हैं अमाउंट ऑफ रेगुलर एन्युटी पे। द अमाउंट्स ऑफ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज द सम ऑफ ऑल द पेमेंट्स मेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन देम एट द एंड ऑफ द टर्म। अब बच्चों को ये चीज समझ नहीं आती, सर ये जो फॉर्मूला है बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला है, यहाँ पे जो पीरियोडिक पेमेंट उसको हम आर बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। इंटरेस्ट पर पीरियड हम आई बोलते हैं। अब रिमेंबर, दिस इज नॉट इंटरेस्ट पर एनम, दिस इज इंटरेस्ट पर पीरियड, और एन होता है नंबर ऑफ पीरियड्स। हमने ये कंपाउंड इंटरेस्ट में भी देखा था, इंटरेस्ट पर पीरियड का मतलब क्या होता है। मान लो अगर तुम्हारा लेट्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है, और सिर्फ जो पीरियड है, जो कंपाउंडिंग हो रही है वो 6-6 महीने के बाद हो रही है, तो आपके एक साल में 2 बार कंपाउंडिंग होगी। समझो इस बात को। तो आई 6 हो जाएगा, 6%। तो यहाँ पे आई एक्चुअल में होता है क्या भाई, टोटल जो तुम्हारा रेट परसेंट पर एनम था डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीरियड्स जो आप निकालना चाहते हो। क्लियर? अब यहाँ पे रेट आर के लिए यूज किया तो वही करनी। आर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, आर यहाँ पे क्या है, पीरियोडिक पेमेंट है। इसको आप पी भी ले सकते हो, बट हम पी जनरली नहीं लेते, उसका रीजन आके बताऊंगा। दिस इज डिराइव फ्रॉम ज्योमेट्रिक सीरीज। कैसे आता है, लेट मी एक्सप्लेन। मान लीजिए आपने ना, ये एन्युटी, रेगुलर एन्युटी की मैं बात कर रहा हूं, ऑर्डिनरी एन्युटी की बात कर रहा हूं, एन्युटी ड्यू अगले अगले एक्सरसाइज में हम करेंगे। अभी हमें सिर्फ रेगुलर एन्युटी समझना है। होता क्या है, बात समझना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। आपने क्या किया, कोई लोन लिया, मान लो कोई लोन लिया, आज आपने लोन लिया, आपका 0th ईयर फर्स्ट, तो आप एक अब लोन ले रहे हो, एक साल के बाद पेमेंट। ये बढ़िया वाला लोन है कि 1 साल के बाद पेमेंट होती है। तो आपने 1 साल बाद पेमेंट किया, फिर आपने 2 साल बाद पेमेंट किया, आपने 3 साल बाद पेमेंट किया, आपने 4 साल बाद पेमेंट किया, और आपने 5वें साल पेमेंट किया, लोन खत्म कर दिया। 5 साल का आपने लोन लिया था, इतना आपने पेमेंट किया। हर पेमेंट, लोन की पेमेंट आपने देखी होगी इक्वल होती है, राइट? लोन की पेमेंट इक्वल होती है। तो आप अगर यहाँ पे आर रुपीज पे कर रहे हो, यहाँ पे भी आर रुपीज पे कर रहे हो, यहाँ पे भी आर रुपीज पे कर रहे हो, यहाँ पे भी आर रुपीज, यहाँ पे भी आर रुपीज पे कर रहे हो, ये एट द एंड हम कर रहे हैं।
ये पहले साल के एंड में किया, मतलब 0 से 1 पहले साल के एंड में, ये दूसरे साल के एंड में, ये तीसरे साल के एंड में, चौथे साल के, पांचवें साल के एंड में। ये पेमेंट्स आपने करी। बहुत ध्यान से समझो, मैं बोलना चाह रहा हूं, जब आप पेमेंट करते हो, जब आपका लोन तो 5 साल बाद खत्म हो रहा है, लेकिन जब आपने पेमेंट करी, इस बात को समझना, बहुत ध्यान से समझना कि जो पेमेंट आपने ये करी है, ये वाला पेमेंट जो आपने किया है बेटा, इसको उसने, कंपनी ने अपने पास 4 साल के लिए रखा। आपका आज का पैसा कंपनी के पास 4 साल तक रहेगा, तब आपकी पेमेंट खत्म होगी। तो भाई इस पेमेंट की पोटेंशियल क्या थी? अगर आपको ये पेमेंट यहां ना करके यहीं सारी पेमेंट एक साथ करने को बोलते तो कितना पे करना पड़ता, ये सवाल है। ठीक, तो अगर आप पहले पे कर दे रहे हो तो देखो, ये उसके बैंक में रखा रहा, इसके बैंक में रखा रहा, फिर क्या हुआ कि भाई 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल, ये आखिरी पेमेंट थी। तो इस R रुपीस ने, ये जो आपने यहां पे R रुपीस किया है, ये 4 साल सामने वाले बंदे के अकाउंट में रहा। ठीक है, आप चाहो तो मैं इसको R1, R2, R3, R4 और R5 ले लेता हूं। बहुत ध्यान से समझो, बहुत बढ़िया चीज समझा रहा हूं। और ये सारी वैल्यूज इक्वल है, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू R4 इज इक्वल्स टू R5 इज इक्वल्स टू R। ये बात आप समझ गए बच्चों, कहीं तुम्हें और जाने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ लो भाई, बहुत मजेदार चीज है। तो ये टाइमलाइन को समझते हैं। ये R1 4 साल के लिए उसके बैंक में पड़ा था, तो इस R1 ने भी तो इंटरेस्ट कमाया। मैंने क्या बोला, आज आपके पास 100 रुपए हैं और 1 साल के बाद उसके पास पोटेंशियल है पैसा कमाने का, तो आप ये उसके अकाउंट में जमा कर रहे हो, तो उस पे पैसा मिल रहा है, ये आपके लोन अकाउंट में गया, इस पे इंटरेस्ट अर्न होगा। किसको? आपको नहीं लगेगा, ये पैसा आपने दे दिया, अब वो पैसा बैंक में, बैंक इंटरेस्ट देगा, इस अमाउंट पे इंटरेस्ट देगा। तो आप समझो बात को, इस पैसे पे ना 4 साल तक पैसा आपको एक्स्ट्रा मिला है। तो R1 अर्न इंटरेस्ट, समझना इस बात को, अर्न इंटरेस्ट फॉर 4 years, 4 साल के लिए उसने पैसा कमाया, 5 नहीं 4, क्योंकि 1 2 3 4 यहां तक आपको काउंट करना था, 4 साल के लिए। R2 अर्न इंटरेस्ट फॉर 3 years, 3 साल के लिए कमाया। R3 अर्न इंटरेस्ट फॉर 2 years। एंड इसी तरीके से R4 अर्न इंटरेस्ट फॉर 1 year। एंड R5 ने क्या इंटरेस्ट कमाया? R5 ने इंटरेस्ट कमाया? नहीं कमाया, क्योंकि भाई यही पेमेंट देके आपने अपना लोन खत्म किया, ये पेमेंट देके आपने अपना लोन खत्म किया। तो जो इंटरेस्ट कमाया है वो किसने कमाया है? वो इंटरेस्ट इन चारों पेमेंट्स ने कमाया है। बहुत ध्यान समझो। और ये R1, R2, R3, 4 सब इक्वल थे। मैंने आपको पहली चीज बताई कि जो लोन अमाउंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूं, प्लीज बस समझते रहो। तो ये सब वैल्यू इक्वल थी। तो भाई ये जो R1 था, ये जो R1 था बेटा, इसको मैं सिर्फ R भी लिख सकता हूं। 4 साल का इंटरेस्ट कमाया, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट 1 प्लस आई रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। फिर ये जो पेमेंट थी, इसने 3 साल इंटरेस्ट कमाया, तो R1 प्लस आई रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। फिर R1 प्लस आई रेज टू द पावर 2, R रेज टू द 1 प्लस आई रेज टू द पावर 1, क्योंकि भाई इसने भी तो 1 साल इंटरेस्ट कमाया, तो 1 प्लस आई हो जाएगा। और जो पांचवी पेमेंट थी, उसने कुछ इंटरेस्ट नहीं कमाया, वो R ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। क्या आपको समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब अगर मैं इसका ऑर्डर थोड़ा बदल दूं, मतलब कि ये जो ऐसे लिखा है, तो अगर मैं इसको, क्योंकि आपके बुक्स में भी देखो ऐसे लिखा रहता, ऐसे नहीं लिखा रहता, आपके बुक्स में ऐसे लिखा रहता है, इसीलिए आप कंफ्यूज होते हो। आपके में लिखा R 1 प्लस आई की पावर 1 प्लस R 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस R 1 प्लस आई की पावर 3 एंड 1 प्लस R 1 प्लस आई की पावर 4। यही तो है ना भाई, ऐसे लिखा होता है। आप समझ में आ रही है हो क्या रहा है? समझो क्या हो रहा है। पहला अमाउंट जो ये R1 था, ये 4 साल के लिए पैसा कमा रहा है, लेकिन लिखते इस तरीके से। अब जो आपने लिख दिया, तो भाई देखो R तो कॉमन था, R कॉमन था, तो 1 प्लस आई रेज टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस आई रेज टू द पावर 2, इस तरीके से चलता रहेगा। कहां तक? 1 प्लस आई रेज टू द पावर 4 तक ये चला। अब ये क्या है? जीपी है, दिस इज अ जीपी। ऊपर मैं इरेज कर दे रहा हूं, बस आपको समझना था। ऊपर मैंने इरेज कर दिया, ये जीपी है। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? जीपी, अगर एक फाइनाइट जीपी होता है, मैंने लिखा ना ज्योमेट्रिक सीरीज, अगर एक फाइनाइट जीपी होता है, तो सम ऑफ एन टर्म्स जो होता है वो होता है ए आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। एन क्या है? एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। वेरी वेरी क्लियरली, बहुत सी चीजें समझो इसको। एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, आर इज द कॉमन रेशियो। आर क्या है? ये वैल्यू को आर है, देखो 1 यहाँ 1 था, यहाँ 1 प्लस आई हो गया, यहाँ 1 प्लस आई का स्क्वायर। तो आर क्या है? स्मॉल आर की वैल्यू क्या है? 1 प्लस आई है। इसके हिसाब से ए क्या है भाई? 1 है, इसके हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे आर, अब समझ गए भाई, वैल्यू का रखोगे तो जैसे ही तुमने वैल्यू रखी तुमको एग्जैक्टली ये फॉर्मूला मिलेगा। जो भी तुम्हारा कॉमन रेशियो था उसकी पावर एन, एन इज द नंबर ऑफ पेमेंट्स, एन माइनस वन, और नीचे क्या आया? नीचे आया 1 प्लस आई माइनस 1।
R-1, तो ये 1 हट गया, ये फॉर्मूला मिल गया। इस तरीके से भाई एन्युटी का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है और दिस इज द अमाउंट ऑफ एन्युटी। तो एन्युटी एक पेमेंट का अमाउंट नहीं है, वो सम ऑफ पेमेंट्स है, क्यों, लेकिन हर साल उस अमाउंट पे डिफरेंट इंटरेस्ट मिल रहा था, तो उनका एक ज्योमेट्रिक सीरीज बनी, उसका सम किया और उसका सम करके जो अमाउंट मिला वो ये अमाउंट बन के आता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? दिस इज द होल क्रक्स ऑफ इट। एंड अगर भाई ये बात समझ में आ गई और अभी तक नहीं आई थी तो भाई प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर दे भाई अपने दोस्त के साथ। बहुत बढ़िया चीज मैंने तुमको बताई है, इससे बेहतरीन चीज तुम नहीं समझ सकते कहीं पे भी। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब भाई देखो इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे सेटअप को जो आपने करा, दिस इज सम फॉर n पीरियड्स एट आई इंटरेस्ट। दिस इज नोन एज सम फॉर n पीरियड्स एट आई इंटरेस्ट। अब इसकी एक टेबल होती है जिसको हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यूटी एन्युटी फैक्टर, FVAF, जिसमें आपको इसका पूरा वैल्यू मिलता है। क्योंकि भाई देखो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, तो आपको करना क्या होगा फिर, R इंटू एस एन ऑफ आई, बस ये करना है। ये वैल्यू एस ऑफ एन आई ये आपको टेबल में ऑलरेडी मिलेगी ही मिलेगी। ये टेबल कैसे दिखती है, मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दे रहा हूं, ऐसे देखो स्क्रीन पे मिल जाएगी। ये टेबल होती है, इस टेबल में आपको देखो जो ऊपर दिया होगा, ऊपर साइड, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कॉलम दिया होगा, मतलब वर्टिकल लाइन, सबसे पहली लाइन होगी उस पे नंबर ऑफ ईयर्स है। तो आपको अगर जैसे मानो एक साल, यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे मैं टेबल मार्क कर दूंगा एग्जैक्टली, मान लो कि आपको 3 साल करना है एट 5% इंटरेस्ट, तो इस पर्टिकुलर सेल को आप पॉइंट आउट करोगे, आपको टेबल में दिख रहा होगा, वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। अब इस तरीके से अमाउंट ऑफ रेगुलर एंटी आप कैलकुलेट करते हो टेबल बता के, और इसकी वैल्यू आपको हमेशा एन्युटी टेबल में मिल जाएगी। नाम क्या होता है, फ्यूचर वैल्यूटी, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, FVAF कहते हैं। एंड इसका मतलब 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई, मतलब दिस टर्म होल थिंग। ठीक है, जो आप वैल्यूज देख पा रहे थे उस टेबल में, मैं फिर से देखो लगा दे रहा हूं, जो टेबल, इस टेबल में आप वैल्यूज देख पा रहे हो, वो ये बता रहा है कि 1 रुपए इस सर्टेन ईयर पे, सर्टेन परसेंटेज पे कितना बन जाएगा, बस इतना है भाई। इतने सर्टेन पीरियड पे, इतने सर्टेन परसेंटेज पे कितना बनेगा। इसके बाद आता है भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ रेगुलर एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैपिटल वैल्यू ऑफ एन्युटी इज द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल द पेमेंट्स। जितनी भी प्रेजेंट वैल्यूज हैं उन सबका पेमेंट करो, उन सबको करोगे तो क्या आएगा, दैट इज इट। अब भाई समझो बात को, भाई प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा सा टेढ़ी खीर है। आप जो पीरियोडिक पेमेंट कर रहे हो वो R की है, ठीक है। तो आज के हिसाब से कितनी पेमेंट करी आपने, आज के हिसाब से, कि भाई आप आज के हिसाब से पेमेंट कितनी कर रहे हो, तो जो टोटल आएगा, जैसे आपने यहां पे समझा R पेमेंट्स हमने करी थी, डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट, सेम पेमेंट्स थी, सेम पीरियोडिक पेमेंट, सबकी वैल्यू R थी। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, मैंने उसको R1 R2 लिखा था, सबकी वैल्यू सेम थी यहाँ पे, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3, ये मैंने आपको बताया था, इक्वल्स टू R4 इज इक्वल्स टू R5, एंड दिस इज सिंपल अ सिंगल कैपिटल R which is a periodic payment which we are talking about। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है कि यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू, वो फ्यूचर वैल्यू थी कि भाई इतने टाइम के बाद जो पैसा बना वो टोटल कितना बना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो पेमेंट्स आपने करी उसकी करंट वैल्यू क्या है, जो पेमेंट्स आपने कर रखी हैं, आपने 10 पेमेंट करी, 5 पेमेंट करी, आप डेली मतलब हर बार 1000 रुपए दे रहे थे, ठीक है, बहुत ध्यान से समझो, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। उसकी प्रेजेंट वैल्यू, आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। सो हमने देखा था, वही एग्जांपल फिर से लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5, 5 साल है। यहाँ पे आपने पेमेंट R1 किया, यहाँ पे पेमेंट आपने R2 किया, यहाँ पे पेमेंट आपने R3 किया, यहाँ पेमेंट आपने R4 किया, यहाँ पेमेंट आपने R5 किया। ये सब इक्वल पेमेंट्स, दीज आर इक्वल पेमेंट्स, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में समझा था। अब मैं जो समझाना बस ये चाह रहा हूँ आपको कि इसका फॉर्मूला कैसे वेरी करता है, फिर ध्यान से समझो। इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू, आज आपके पास जो पैसा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या, आज के हिसाब से क्या प्रेजेंट वैल्यू आती है। तो अगर आप आज के हिसाब से इसकी प्रेजेंट वैल्यू देखोगे तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू विल बी R1 की, आज की, अगर आज ही पर्टिकुलर मैं पैसा दे रहा हूं तो R1 की वैल्यू R1 रहेगी, R रहेगी, मतलब इसकी वैल्यू R रहेगी। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, ये हो जाएगी R डिवाइडेड बाय 1, प्रेजेंट वैल्यू में निकालो, ये सारी वैल्यूज P की हैं, R1 प्लस आई, क्यों भाई 1 प्लस आई, एग्जाम्पल समझो, बहुत ध्यान से समझो क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू का मतलब। आज जो पैसा मेरे पास 100 रुपए था, ठीक है, आज का पैसा ज्यादा वैल्यूबल है कि आज से 1 साल के बाद वाला पैसा ज्यादा वैल्यूबल है, तुम कहोगे सर आज का पैसा, बिल्कुल सही बात है। मैं कहता हूँ 10% इंटरेस्ट मिलता है, मैं कह रहा हूँ 10% इंटरेस्ट मिलता है, तो 100 रुपए ये ईयर 1 था, ये ईयर 2 था, दोनों में 100 100 रुपए थे, ये मोर वैल्यूबल है।
ये लेस वैल्यूबल है। दोनों ही 100 रुपए हैं, लेकिन ये मोर वैल्यूबल है, ये लेस वैल्यूबल, क्योंकि एक साल के बाद अगर कंपेयर करूंगा इस पेमेंट को, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आज 100 है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज 100 नहीं है, वो यहां पे कम रही होगी। अगर यहां पे हम P2 की बात करें तो वो कम रही होगी, तभी तो 100 रुपए बना। समझो इस बात को, आज इसकी वैल्यू कुछ लेस होगी, तब अगले साल जाके वो 100 रुपए है। आप पेमेंट तो एक साल बाद कर रहे हो ना, तो उसके एक साल बाद की पेमेंट जो होगी वो कैसे होगी, वो आपको निकालना पड़ता है एज 101 प्लस 0.1 एक साल के बाद, तो 100 डिवाइडेड बाय 1.1, ये 90.9 आ जाएगा, मतलब कि 90.9 रुपीस। समझो बात को, प्रेजेंट में 2 साल की बात कर रहा हूं। आज मेरे पास 100 रुपए थे, वो अगले साल 110 बनेंगे, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरे को जो एक साल बाद 100 रुपए देने, बात समझो, मुझे जो एक साल बाद 100 रुपए देने हैं, आज मेरे पास बैंक में कितने होने चाहिए कि वो एक साल बाद 100 रुपए बन जाए? तो मेरे पास 90.9 रुपीस होने चाहिए बैंक अकाउंट में पड़े, 10% इंटरेस्ट मिलेगा, वो 100 रुपए बन जाएंगे, मैं जाके बैंक को दे दूंगा, बन गई प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब आज का पैसा एक साल बाद 100 रुपए कितने के बने, कितने और कितना पैसा आज के एक साल बाद 100 रुपए बनेगा। तो देखो ये वैल्यू कम हो गई, कम हुई ना, तो क्यों हुई? R1 प्लस आई, R1 प्लस। एग्जाम्पल यही है, अगर आप यहां पे देखोगे तो ये 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये R1 प्लस आई की पावर 3 हो जाएगी, ये R1 प्लस आई की पावर 4 हो जाएगा। इन्हीं कॉन्सेप्ट को समझने में भाई टेढ़ी खीर हो जाती है और आप कंफ्यूज हो जाते हो, बट जो प्रेजेंट वैल्यू है वो एक्चुअल में क्या है, इन सबका सम है। इन सबको ऐड कर दो, इन सबको आप ऐड करोगे तो आपकी ये प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, आज का पैसा आपके पास कितना है। उसी के लिए एक फॉर्मूला दिया है, P इक्वल्स टू R 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n अपॉन आई। अब ये भी आपको सिंप्लीफाई नहीं करना, आपको कोई भी चीज मैन्युअली नहीं करनी है, आपके पास टेबल अवेलेबल होगी, तो जो ये बड़ी बड़ी वैल्यूज आपके पास दी जाती हैं, सिंप्लीफाई कैसे करना है मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी, ऐसे ही पढ़ना है आपको, ठीक। uses the present value annuity factor। अब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या होता है? जैसे फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर होता है, वैसे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग a n of i से, a at n periods at i% i rate of interest per period। this is how you solve this thing। समझे बच्चा पार्टी? तो ये होता है कॉन्सेप्ट द प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का। मैंने हर एक चीज आपको समझाई, प्रेजेंट वैल्यू का एग्जांपल लेके भी समझाया है, बहुत ही ध्यान से आप समझे हो तो भाई मजा आ जाएगी, भाई आपको मजा आ जाएगी पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम समझते हैं। हमारे जो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं, लॉग टेबल से हो सकते हैं बट वो लेंदी मेथड है, और एन्युटी टेबल से हो सकते हैं, जो आपने टेबल देखी वो ज्यादा इजी मेथड है, डायरेक्टली आप सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम सारे क्वेश्चन एन्युटी टेबल से दिए गए, और कभी भी आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा, ये बुक का क्वेश्चन है इसलिए आपको एज इट इज दिया है, यू कैन फॉरगेट कि भाई लॉग टेबल है, भूल जाओ। Find the amount of an annuity of 800 payable at the end of each year for 3 years if the money is worth 8% per annum compounded annually। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल। सवाल समझते हैं पहले हो क्या रहा है। देखो भाई, वही बात है, आपने लोन लिया, पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर। जब मैं यहाँ पे पहला लिखता हूँ मतलब ये एक साल गैप हुआ, एक साल खत्म, एक साल आफ्टर 1 ईयर, दिस इज आफ्टर 1 ईयर, एंड आफ्टर 1 ईयर आपको 800 रुपए पे करने थे, इसके भी आपको 800 रुपए पे करने, इसके भी आपको 800 रुपए पे करने। मैं आपको बिना टेबल से करके दिखा सकता हूँ इसको, ठीक है। ये 800 रुपए 800 रुपए 800 रुपए, और ये पेमेंट आपने करी, आपका काम खत्म, आपका लोन खत्म, ठीक है। 3 साल पेमेंट करना था, आपका लोन खत्म हो जाएगा। तो अमाउंट कितना पे हुआ, अमाउंट ऑफ एन एन्युटी, जो अमाउंट टोटल बना वो कितना आपने पे किया। तो आपने नेट जो 800, आपने देखो आपको लगेगा आपने सर मैंने तो 2400 रुपए पे किया, बट नहीं, आपने 2400 पे नहीं किया, आपने इससे ज्यादा पे किया है। आपको पता नहीं है कि आपने ज्यादा पे किया, बट आपने ज्यादा पे किया। क्यों ज्यादा पे किया? क्योंकि आपने तो इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट 800 की दी, लेकिन वो 800 रुपए उसके पास 2 साल तक बाकी। ये 800 रुपए जो है ये 2 इयर्स इंटरेस्ट कमाएगा, इस पे लगेगा 2 ईयर इंटरेस्ट, इस पे लगेगा 1 ईयर इंटरेस्ट, इस पे लगेगा 0 ईयर इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट लगेंगे ये भी ना एक्चुअल कैलकुलेशन में काम की। आपने 800 800 2400 दिया, यस दैट इज ट्रू, लेकिन बैंक को कितने मिले वो समझते हैं। इसमें 2 साल इंटरेस्ट कमाया तो 800 रुपए फॉर 1.08 8% इंटरेस्ट था, रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे आपको देखो कैलकुलेशन कैसे करना बता रहा हूं मैं आपको, शॉर्टकट पहले वो समझा रहा हूं कि एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। फिर 800 रुपए पे एक साल पे इंटरेस्ट मिलेगा, फिर ये 800 रुपए जो आपने एंड में दिए यहाँ पे बात खत्म हो गई, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिला। तो दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व इट, ठीक समझिए ना, इजी इजी बातें, कोई दिक्कत नहीं, इजी इजी बातें हैं। अब ये आपने कर लिया, तो आपने ये करने के बाद करना क्या है, ये करने के बाद सिंप्लीफाई कर लो भाई। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे
तो ये 800 इंटू 108 जैसे भी आपको सिंप्लीफाई करना अच्छा लगे वो कर सकते हो। तो कैलकुलेशन करके इसका सम कर देना, ये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। दिस इज द टोटल अमाउंट। 3 पेमेंट जो आपने करी थी उस पर इंटरेस्ट लगा, वो आपका टोटल अमाउंट है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका तरीका प्रॉपर क्या है जो आपको एग्जाम में करना है। एग्जाम में आपको करना क्या है, आपको आई की वैल्यू लिखनी है जो है 0.08। रिमेंबर परसेंटेज में नहीं लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे आर। आर आई आई होता क्या, आई होता है छोटा वाला आर डिवाइडेड बाय 100। सिंपल, ठीक है ना, सिंपल। 8%, 8/100 आई हो गया 0.08%। नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने 8% को ही उसको सिंप्लीफाई किया। नंबर ऑफ पीरियड्स आपके पास 3 थे, नंबर ऑफ पीरियड्स 3 थे, हमें अमाउंट निकालना था। और जो हमारा पीरियोडिक पेमेंट था आर विच इज 800, करेक्ट। तो हमारा जो फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। दिस इज द फॉर्मूला। इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, देखने में जरूर लगता है बट नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ठीक है। तो द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस, हमारा काम खत्म हो गया। अमाउंट हो जाएगा 800, यहां पे आएगा 1 प्लस 0.08 रेज टू द पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.08। अब इसी का सिंप्लीफिकेशन करके तुमको टेबल से मिल जाता है, टेबल से वैल्यू मिल जाती है आपको। मैं इसके टेबल बता दे रहा हूं। 8% इंटरेस्ट पे फॉर 3 साल। आपको बस देखो रो में देखना है, मैं टेबल जो आपको सामने स्क्रीन पे विजिबल करा रहा हूं, आपको ऊपर टॉप रो पे जाओगे सीधा सीधा 8% दिखेगा, 8% के नीचे आओगे और जहां पे आपको 3 दिखेगा, तो 3 एंड 8 पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.2464। तो ये आ जाएगा 800 इंटू 3.2464। दिस इज द वैल्यू यू आर गेटिंग। इसको पूरा सिंप्लीफाई करना ही नहीं है, टेबल देख के काम करना है बच्चों। 8% पे 3 साल, 8% पे 3 साल, ये टेबल आपने देखी। अब इसको आपको क्या सिंप्लीफाई करना है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसको करना है 8 इंटू 324.64, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं, आपको कैलकुलेटर नहीं यूज करना। 800 इंटू 3.2464, दिस इज द वैल्यू 2597.12। दिस इज द अमाउंट ऑफ द एन्युटी। आई होप समझ में आपको आ गया होगा किस तरीके से, कितने बेहतरीन तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और समझ लिया, है ना आसान। इसी तरीके से करना है आपको भी। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब यहां पे इन्होंने साफ बोला कि एन्युटी टेबल आपको यूज करना है, और अब देखो सारे क्वेश्चन को क्या करना है, पहले सॉल्व करना है, देन आपको देखना है सॉल्यूशन, उससे पहले कुछ नहीं देखना। तो वीडियो को पॉज करो, पहले सॉल्व करो, देन सॉल्व करो। और इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड यूजिंग एन्युटी टेबल्स द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी ऑफ 2000 पेएबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स। तो बात को समझो कि एन्युटी कितने की है, 2000 रुपए की है। मतलब जो आपके पीरियोडिक पेमेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं वो 2000 रुपए चल रहे हैं, राइट। 2000 रुपए पीरियोडिक पेमेंट्स हो गए एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स फॉर 2 इयर्स। 6 मंथ्स फॉर 2 इयर्स का मतलब यहाँ पे टोटल जो कंपाउंडिंग पीरियड्स हैं वो 4 है, मतलब 4 बार आप इसको पे कर रहे हो। तो यहाँ पे कुछ 4 लिखोगे। इफ मनी इज वर्थ 10% पर एनम, रिमेंबर दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, जो 10% तुम बोलते हो। लेकिन जो आपका स्मॉल आर होगा, स्मॉल आर का मतलब रेट पर पीरियड, तो ये स्मॉल आर हो जाएगा 5% बिकॉज ऑफ सेमी एनुअली। भाई रेट 10% पर एनम था, आधे साल का 5% हो जाएगा। और अगर आप इसी को आई में लिखोगे तो 100 से बस डिवाइड करके लिखना होता है, तो 0.05 आ जाएगा, दैट्स इट। तो हर चीज आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। आप एक बार फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है कि, एक सेकेंड, यस, फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू आर 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। दिस वाज द फॉर्मूला, ये हमें सिखाया था। और इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं आर एस ऑफ n एट आई, ऐसे कुछ लिखते थे, राइट। तो इस तरीके से लिखने का मतलब क्या होता है कि जो आपका फैक्टर, ये टेबल से आपको वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि आपको वैल्यू निकालनी है आर विच इज 2000 एंड जो टेबल से हम देखेंगे वो देखेंगे एस ऑफ एन, 4 पीरियड्स हैं एट 5% इंटरेस्ट। तो ये पीरियड और इंटरेस्ट आपको दिया रहता है। आई की वैल्यू अगर आप 0.05 भी लिखते हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, 0.05। तो ये आप टेबल में देखोगे, जो टेबल आपको मिल जाएगी, देखो सामने फिर से रख दे रहा हूं। जब आप इसमें देखोगे आपको ये वैल्यू मिलने वाली है 4 एट 0.05, 4 देखोगे और देन 5% पे देखोगे तो 4.3101 मिलेगी। दिस इज 2000 इंटू 4.3101। अब देखोगे इसको 2 से सिर्फ बेसिकली मल्टीप्लाई ही तो करना है, तो 2 इंटू, इसका डबल कर लेते हैं, चलो डबल करेंगे तो 2026
6 एंड 8 और जो डेसिमल है 1 2 3 शिफ्ट हो जाएगा तो 8,620 रुपए और 20 पैसे। दिस विल बी योर आंसर। ये होगा अमाउंट ऑफ द एन्युटी। तो तुमने 2-2 हजार रुपए पे किए, तुमने 4 पीरियड्स तक पे किए। जो पहला वाला 2000 था उस पे 3 पीरियड्स तक तुमको इंटरेस्ट मिला, बिकॉज एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स तुम पे कर रहे हो। ठीक है, एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स तुम पे कर रहे हो। तो जो पहली तुमने पीरियोडिक पेमेंट करी, इसको ऐसे समझो कि भाई पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, ये पीरियड्स हैं। ये 6 मंथ्स हो गया, ये 12 मंथ्स हो गया, ये 18 मंथ्स, ये 24 मंथ्स। इसमें आपने आर रुपीज पे किए, इसमें आपने आर रुपीज पे किए, इसमें आपने आर रुपीज, इसमें आर रुपीज। ये आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी है कि 2000 है। अब बात को समझना बहुत आराम से। ये जो 2000 रुपए है, इस पे तुमको 1, 2 और 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा। यहां पे जो 2000 रुपए होगा उस पे तुमको 1 और 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे जो 2000 रुपए होगा उस पर तुमको 1 बार इंटरेस्ट मिलेगा। इस 2000 रुपए पे तुमको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इन्हीं सबका जो सम होता है दैट इज नोन एज द अमाउंट ऑफ द एन्युटी। अब तक समझ नहीं आया तो बेटा थोड़ा तो गलत कर रहे हो फिर तुम। अब बहुत ही सिंपल मैंने तुमको बता दिया। रिमेंबर, यू डोंट नीड टू सॉल्व दिस। इसकी आपको टेबल मिलेगी और टेबल का मतलब क्या है, जो भी पीरियड दिया होगा N4 at I 0.05, तो आपको N वाले इस लाइन पे देखना है और I इंटरेस्ट देखना है, बस उसको रख देना है। वो ईयर नहीं है, रिमेंबर वो पीरियड, इंटरेस्ट पर पीरियड और नंबर ऑफ पीरियड्स हैं। दैट्स इट, यू आर डन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हिच इज क्वेश्चन 3। फाइंड द अमाउंट ऑफ एन्युटी ऑफ 1500 पेबल एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ्स फॉर 1 ईयर। रिमेंबर, 3 मंथ्स फॉर 1 ईयर इफ मनी इज वर्थ 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली। 12% पर एनम है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है, यानी जो आई होगा इसका 1/4 हो जाएगा, मतलब 0.03 हो जाएगा। रीजन समझे, 12% पूरे साल का, 3 और 3 महीने का इसका 1/4। हर भाई 12 महीने का 12%, 1 महीने का 1%, 3 महीने का 3%। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं भाई, ठीक है ना। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, 4 महीने नहीं होते। तो 3 महीने का ये आई आ गया। आपके पास एन जो है वो टोटल 4 है। कंपाउंडिंग कितनी बार होगी, 4 बार, मतलब टोटल जो पीरियड्स जितनी बार आप पे कर रहे हो वो 4 है। एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ्स, देन 6, देन 9, देन 12, एक साल खत्म हो गया। इफ मनी इज 12% कंपाउंडेड एंड जो आपका एन्युटी पेबल थी वो 1500 रुपए थी। अब इसमें देखो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला, अगर आपको टेबल से करना है वेल एंड गुड, जाओ टेबल से करो, मस्त देख के लिख सकते हो। दूसरा, अगर मैं इसको फॉर्मूले से भी करता हूं, उन्होंने वैल्यू दे रखी है, तो जब वैल्यू दी होगी तो इट्स गोइंग टू बी एन इजी टास्क। व्हाई इजी, लेट मी शो यू। आपको एन्युटी टेबल यूज नहीं करना, लेकिन ये वैल्यू छोटी दी है और क्वेश्चन में ऐसे गिवन रहेगा। क्वेश्चन में अगर गिवन है तो एन्युटी टेबल का कोई सेंस नहीं बनता। तो आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा अमाउंट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हर बार लिखना है आर 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस में 1 डिवाइडेड बाय आई। दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। अब यहां पे जो अमाउंट आएगा, देखो ये है तुम्हारा 1500 रुपए। 1500 रुपए 1 प्लस आई यानी 1 प्लस 0.03, तो 1.03 रेज टू द पावर जो पीरियड्स था -1 डिवाइडेड बाय 0.03। दिस इज इट, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा। अब 1500 तुम्हारे पास यहां पे था, ये जो 0.03 ये नीचे आ जाएगा और इनटू में 1.03 की वैल्यू 1.125 दी है, देखो 1.1255, तो 1.1255 माइनस में 1, इजंट इट, ये वैल्यू आएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहां से हटाओगे, यहां से तुम्हें 100 मिल जाएगा, इसको काटोगे तो 500 मिल जाएगा। तो आपके पास ओवरऑल वैल्यू क्या बची, आपके पास बचा कि भाई आपको अब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसको करना है, 500 को इंटू 100 को और इंटू इसको, इससे माइनस करेंगे तो 0.1255। अब क्या करना है आपको, जितने भी जीरो है इसको ले दो, 4 जीरो थे, 4 डेसिमल प्लेसेस थी, तो हमारे पास आएगा 5 इंटू 1255। कुछ क्वेश्चन बिना एन्युटी टेबल के इस तरीके से हो जाएंगे, वो आपको अपने आप दिख जाएगा क्वेश्चन में ऐसे गिवे। तो आपको मैंने एन्युटी टेबल भी सिखा दिया, लॉग टेबल आपको सीखने की कुछ खास जरूरत है नहीं, सीखना भी मत, छोड़ो। और इतना तुमने कर लिया। अब 5 5 जा 25, 5 5 जा अगेन 25, 7 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 2 12 हो गया, 5 1 जा 5 1 6 6275 रुपीज। एंड दिस इज योर आंसर। बताओ कितना डिफिकल्ट था, बिल्कुल नहीं। तो आप 1500 रुपए पे कर रहे हो, यानी 4 पेमेंट में आपने टोटल 6000 रुपए पे किए। उस पर जो इंटरेस्ट मिला है 3% पर क्वार्टर के हिसाब से, वो 275 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल गया। तो खुद सोचो, लॉजिकली इट मेक सेंस, राइट। तो ये हो गया आपका एन्युटी का तीसरा टाइप का क्वेश्चन। फिर आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी डिपॉजिटेड इन अ बैंक एट द एंड ऑफ ईच year for 3 years to get 10,000 at the end of 5 years. If bank pays interest 8% per annum compounded annually, use annuity tables. अब देखो sum of money की बात करिए, आपको बैंक में डिपॉजिट करना है एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 3 years। 3 साल तक आपने पैसा डिपॉजिट किया, ठीक है, 3 साल आपने पैसा डिपॉजिट किया और 10,000 मिलना है एट द एंड ऑफ 5 years। इफ बैंक पेज इंटरेस्ट 8% पर एनम, 5 साल के बाद आपका पैसा यहां पे बनेगा।
अब इसको लॉजिकली हम समझते हैं कि हो क्या रहा है। समझो, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप लॉजिकली समझोगे बहुत आराम से हो जाएगा। हमें अमाउंट चाहिए एज 10,000 रुपीज। ये अमाउंट ऑफ द एन्युटी है, 10,000 रुपए अपने को चाहिए। ठीक है, रेट जो कम पर पीरियड जो तुम पैसा जमा कर रहे हो वो अननोन है, बट 3 बार करोगे ये कंफर्म है। तो अगर मैं बोलूं कि आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है, 3 साल के बाद क्या होगा? 3 साल तक क्या हो रहा था? आपने आर रुपए की एन्युटी करी, आपने आर रुपए की एन्युटी करी है, तो 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको यहाँ पे क्या नहीं पता? आपको यहाँ पे खाली आर की वैल्यू नहीं पता, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना आर, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1.8% पर एनम दे रहा है और एट द एंड ऑफ द ईयर की बात कर रहा है, तो 1.08 रेज टू द पावर 3, क्योंकि 3 साल तक कंपाउंडिंग होनी थी, माइनस 1 करेंगे और डिवाइडेड बाय 0.08 करेंगे। अब अगर मैं इसमें एन्युटी टेबल यूज करूं तो ये मेरे को एक वैल्यू मिल जाएगी, लेट्स कॉल दिस एज A1। ठीक है, A1 का यूज कर सकते हैं, A1 मेरे को मिल गया। अब बात को समझना, ये जो R था ये आपकी 3 बार आपने पेमेंट करी R की, तो इसीलिए यहाँ पे 3 आया है। ठीक है, हम 5 साल, एट द एंड ऑफ द 5 साल 10,000 चाहिए, एट द एंड ऑफ 3 साल नहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ 10,000 नहीं लिख रहा हूँ, इसको A1 लिखा। जो अमाउंट है 10,000 वो 5 साल बाद मिलना है, लेकिन जो 3 साल के बाद अमाउंट मिलेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बहुत ध्यान से समझो, मजा आएगी इसको में। अब जब आप एन्युटी टेबल देखोगे इसमें, तो एन्युटी टेबल में तुमको 8% पे 3 साल के लिए निकालना है, 3 पीरियड के लिए निकालना है। तो 8% पे 3 पीरियड के लिए तुम्हें मिल जाएगा 3.2464 इंटू 3.2464, ये वैल्यू आती है इसकी, पूरी वैल्यू ये है 8% पे 3 पीरियड के लिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये आपका A1 बन गया। अब 3 साल के बाद तुमने कोई पेमेंट नहीं करी, ठीक है, क्या किया एट द एंड ऑफ ईयर फॉर 3 साल तक आपने कोई 3 साल तक डिपॉजिट किया और 3 साल के बाद कोई पेमेंट नहीं करी, तो 2 साल पैसा आपका रखा हुआ है। तो वट एवर अमाउंट यूर गेटिंग, मतलब जो अमाउंट है तुम्हारा वो कैसे आया? वो A1 से आया, लेकिन वो पैसा भी ग्रो हुआ, वही पैसा जो यहां पे तुमने निकाला था वो पैसा ग्रो हुआ बाय 8% फॉर 2 इयर्स। समझे? जो A1 तुमने यहां कैलकुलेट किया वो यहां पे अब आ जाएगा। अब यहां पे जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू 10,000 आएगी। A1 की वैल्यू आप यहां रख सकते हो R इंटू 3.2464 इंटू 1.08 का स्क्वायर। यहां से अब R निकालोगे तुम तो इसको इधर डिवाइड कर दोगे, मैं यहां पे कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं फटाफट निकालने के लिए। देखो व्हाट हैपेंस इज, तुम इसको डिवाइड करोगे तो 10,000 में आपने डिवाइड किया 3.2464, ये वैल्यू आ गई 3080, उसको आप डिवाइड करोगे 1.08 से, फिर से डिवाइड करोगे 1.08 से। क्यों भाई 2 बार किया? क्योंकि ये वैल्यू आ जानी है। तो यहां से तुमको मिल जाएगा R टू बी ₹2640.89। दिस इज द वैल्यू दैट विल बी गेटिंग, जो आपको 3 साल तक पे करना था और 5 साल के बाद यही पैसा तुम्हारा 10,000 बन जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व द क्वेश्चंस। एंड ऐसे क्वेश्चन देखो जनरली नहीं मिलते कि आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़े। पिछले जो क्वेश्चन हमने देखा, दिस क्वेश्चन, क्या हमको इसमें कोई भी कैलकुलेटर का यूज करना पड़ा? आई डोंट थिंक सो, कोई कैलकुलेटर का यूज नहीं। देखो सामने तुम्हारे यूज है, एन्युटी टेबल आपको दी रहती है और उसको सिंप्लीफाई, एन्युटी टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमें सिर्फ वैल्यू रखनी थी। तो ऐसे क्वेश्चन क्योंकि बुक में होते हैं तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपके पास जनरली एग्जाम में वो क्वेश्चन आएंगे जिसमें कैलकुलेटर का बहुत ज्यादा रोल नहीं होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पे आपको बोला गया है find using annuity tables the present value of an annuity for 5,000 payable at the end of each year for 4 years if the money is worth 8% per annum compounded annually। तो सवाल में अब फ्यूचर वैल्यू नहीं है, अब प्रेजेंट वैल्यू। अब इसकी टेबल भी डिफरेंट होती है क्योंकि फॉर्मूला भी डिफरेंट होता है। आई होप आपको याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था ये प्रेजेंट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट, तो प्रेजेंट वैल्यू में फॉर्मूला और लिखने का तरीका डिफरेंट होता है और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर होता है उसमें, ये वैल्यू होती है द प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में P होता है, आर साइड में पीरियोडिक पेमेंट्स होती हैं, और लिखते कैसे? ए एन ऑफ आई। टेक्निकली इसको ऐसे भी लिखते हैं, एन के ऊपर ऐसे लाइन लगी रहती है, लेकिन नहीं भी लगाओगे तो ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो फॉर्मूला ये होता है, सामने आपके लिखा हुआ है, लेकिन हम क्योंकि टेबल का यूज करेंगे, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल, ये आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। तो इस टेबल का हम यूज करने वाले हैं आगे आगे हर क्वेश्चन में, अगर प्रेजेंट वैल्यू पूछी गई तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आपने देख ही लिया, फाइंड यूजिंग एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, एन्युटी की वैल्यू पता अपने को 5,000 रुपए है, ये पीरियोडिक पेमेंट होगी, पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 4 इयर्स, मनी इज वर्थ 4 इयर्स कंपाउंडेड एनुअली। तो आपका आई हो जाएगा 0.08, एवरीथिंग यू नो। नाउ यू नीड टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे एक बार फॉर्मूला आर और स्मॉल ए
n and i, इस तरीके से हम लिखते हैं। दिस इज हाउ यू राइट द फॉर्मूला। n के ऊपर ऐसे बाहर लगाते हैं, नहीं भी लगाओगे तो ऐसे कोई खास दिक्कत नहीं है। ये 5000 हो जाएगा और ये a 4 periods for 0.08, दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड। अब 5000 और इसको आपको टेबल से देखना है। टेबल में इसकी जो वैल्यू आती है एट 4 periods for 8% ऑफ इंटरेस्ट, इसकी जो टेबल होती है डिफरेंट होती है, राइट, दिस इज द टेबल। और इस टेबल में आपको निकालना है 4 साल 4 पीरियड का 8% पे, दिस इज 3.3121, 3.3121। तो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। तो 5000 इंटू दिस वैल्यू यानी 5 इंटू 3312.1, अब इधर आ जाएगा 0.5, ये 10 हो जाएगा। 5 1 5 1 6, 5 3 15, 5 3 15, 16, 16,560 रुपीज। तो आप 5000 4 साल के लिए पे करोगे तो आपने देखो जो भी इंटरेस्ट कमाया, लेकिन हर साल आपको 5000 जो पे करना है अगर आप अपने पास अकाउंट में रखोगे तो वो भी तो ग्रो होगा। तो वो 5000 का जो प्रेजेंट वैल्यू निकल के आया वो ये वैल्यू निकल के आती है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि किस तरीके से हमें फॉर्मुलेस को याद रखना है, फॉर्मुलेस को समझना है। ये डिफरेंस होता है फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू में, नथिंग एल्स, कोई और डिफरेंस होता नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 2500, मतलब वेरिएशंस हैं, इट्स जस्ट द वेरिएशंस ऑन द क्वेश्चंस, बाकी इट्स नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 2500, तो रुपीस जो आपका एन्युटी है वो 2500 रुपए पे है एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स फॉर 1.5 ईयर। तो जो टाइम पीरियड होगा वो 3 होगा। आपको 6 मंथ्स 1.5 टेंशन नहीं लेना, बस इतना देखो 1.5 साल है और 6 महीने में, तो कितनी बार पेमेंट करिए, 3 बार पेमेंट करिए। तो मनी वर्थ 12% पर एनम। अब 12% पर एनम का मतलब जो कैपिटल आर रेट होता है वो 12% पर एनम है। हमको स्मॉल आर चाहिए, दैट इज रेट पर पीरियड विच इज 6% फॉर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। अब इसको आई में कन्वर्ट करोगे तो 0.06 आ जाएगा। फॉर्मूला वही है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 2500 इनटू ए ऑफ 3 एट 0.06। तो 2500 इनटू 3 एट 0.06 का मतलब 3 पीरियड में 6% पे 2.6730 आएगा, 2.6730। मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। 2500 multiplied by 2.6730 and the answer is 6682.5, तो रुपीज 6682.5 and that's your answer, बस खत्म। तो इस तरीके से आपको देखो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बिना किसी दिक्कत के, आप मल्टीप्लाई आराम से कर पाओगे एंड इस टेबल को जो आपकी स्क्रीन पे दिखेगी उसी को आपको यूज करते हुए काम करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। Find the present value of an annuity of 8,000 payable at the end of every 3 months for 3/4 years। R की वैल्यू यहाँ पे आपको 8,000 लिख लेनी है। एवरी 3 मंथ्स मतलब क्वार्टरली हो रहा है और 3/4 मंथ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई 3 साल पूरे हुए, 3 years and 9 months, ये मतलब होता है 3 years 9 months। 3 and 3 quarters का मतलब 3 years 9 months है। तो आपको देखोगे कितनी बार कंपाउंडिंग करनी है। मनी इज वर्थ 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो जो आपका रेट है, रेट इज 8%, लेकिन क्योंकि ये क्वार्टरली हो रहा है तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 2%, which implies I has to be 0.02। I is nothing but rate R की वैल्यू डिवाइड, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, परसेंटेज को खोल देते हैं, 0.02 आ जाता है, नथिंग एल्स। और कोई ऐसी दिक्कत वाली बात आपके पास है ही नहीं। आप इसका यूज कर सकते हो, आप एन्युटी टेबल का यूज कर सकते हो। मैं एन्युटी टेबल का ही यूज करना पसंद करूंगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे जो नंबर ऑफ पीरियड्स आएंगे वो नंबर ऑफ पीरियड्स विल बी हाउ मच, 3 साल 9 मंथ्स, मतलब हर साल में 4 पीरियड्स होते हैं, तो 3 4 12 प्लस ये 9 मंथ्स, हर 3 पीरियड और बढ़ गया 15, तो एन आपका यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, कंपाउंडिंग हमें क्वार्टरली करनी थी तो ठीक है ना, एवरीथिंग इज फाइन फॉर एवरी 3 मंथ्स फॉर दिस इज फाइन, या ऑल गुड। कंपाउंडेड क्वार्टरली, या तो ये मिसप्रिंट हुआ है, 3/4 ऑफ अ ईयर होना चाहिए था। हाँ, दिस इज 3/4 ऑफ अ ईयर, 3/4 नहीं होगा, तो दिस इज अ मिसप्रिंट आई गेस गाइस, बिकॉज यहाँ पे जो -3 दिया है ये बता रहा है कि 3 पीरियड के लिए हो रहा है, एन की वैल्यू 3 है, लेकिन मेरे हिसाब से 3 साल 9 महीने, तो द ओनली थिंग इज ये, दैट्स द ओनली थिंग, ये नहीं होगा, सिर्फ 3/4 होगा क्वेश्चन में, तभी ये दिया हुआ है ऐसा, वरना 15 दिया होता। तो n अपने पास 3 है, 3 बार कंपाउंडिंग होगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो आपको करना क्या है, सिंपल से भाई, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू जो भी आपका है a
एन ऑफ आई, बस एक बार फॉर्मूला लिख देना और कोई दिक्कत नहीं। आर यहाँ पे 8000 था इनटू ए 3 पीरियड्स के लिए एट 0.02। तो आपको बस यहाँ पे टेबल देखनी है, टेबल में A3 0.02 की वैल्यू देख लेना, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 0.83 पे 0.02 मतलब 2% पे 2.8839 2.8839। सिंप्लीफाइड मल्टीप्लाई तो करना है, इसको अगर लिख लेंगे 8 इंटू 2883.9। नाउ सिंप्लीफाइंग इट, 8 9 is 72, 8 3 is 24 प्लस 7 31, यहाँ डेसिमल लग जाएगा। 8 8 is 64, 3 67, 8 8 is 64, 64 and 0 77 आ जाएगा इधर। 8 2 is 16, 7 23, 23,071.2 रुपीज आ जाएगा। एंड दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू फॉर 3 पीरियड। 23,000 या वर्क्स आई गेस 23,000 ही होगा, 23,071.2। तो अगर आप टेबल से करोगे, एन्युटी टेबल से करोगे, थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आएगा बट कंप्लीटली एक्सेप्टेबल। रिमेंबर दिस, इसमें कोई गलती नहीं होगी अगर आप कैलकुलेशन सही करो। अगर देखो भाई कैलकुलेशन सही है ना, क्योंकि मैं बोलता हूं और करता हूं तो थोड़ी सी गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो इट्स बेटर टू क्रॉस चेक। 2883.9 नहीं देखोगे सर ने गलत किया, हाँ सही आ रहा है। 231071 2, ठीक है एक एक्स्ट्रा 8 आ गया, कोई बात नहीं, सही है, मतलब 712 आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दिस इज डन, 7th क्वेश्चन डन। बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर रोहित परचेज्ड अ मोबाइल फोन पेइंग 5000 कैश down and promised to pay 1500 at the end of 3 months for the next 1 year. If the shopkeeper charges 12% interest per annum compounded quarterly, find the cash price of the mobile phone using annuity tables. देखो, आप लोन लेते हो, इंस्टॉलमेंट में सामान लेते हो, जो डाउन पेमेंट दे देते हो, क्या उस पर भी इंटरेस्ट देते हो? नहीं। मानो आपने 50,000 का फोन लिया, आपने 10,000 डाउन पेमेंट दी, तो इंटरेस्ट आपका किस पे लगेगा? 50,000 पे? नहीं, जो आपने लोन अमाउंट है उस पर आपका इंटरेस्ट लगना है, 40,000 पे लेना है। तो होगा क्या, व्हाट हैपेंस इज, तो आप जितना भी टोटल पे करोगे एन्युटी का यूज करते हो, वही उसका मोबाइल का एक्चुअल प्राइस रहेगा। और फाइंड द कैश प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन्स यूजिंग द एन्युटी टेबल्स। अब कैश प्राइस का मतलब यहाँ पे बच्चों प्रेजेंट वैल्यू है। रिमेंबर दिस, फ्यूचर वैल्यू नहीं होगी, प्रेजेंट वैल्यू होगी। क्यों प्रेजेंट वैल्यू होगी? क्योंकि जो मोबाइल का पैसा है वो आप थ्रू आउट द ईयर पे कर रहे हो, 8% इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है और उस पर आप थ्रू आउट द पैसा पे कर रहे हो। 5,000 रुपए को बस लास्ट में ऐड कर देना एंड दैट्स इट, नथिंग एल्स। मिस्टर रोहित परचेज मोबाइल 5,000 डाउन पेमेंट, उसकी अभी कोई खास जरूरत नहीं है। प्रॉमिस टू पे 1500, रेट है भाई यहाँ पे 1500 है ये, और एट द एंड ऑफ एवरी 3 मंथ्स फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, मतलब जो कंपाउंडिंग के पीरियड्स हैं वो 4 हो जाएंगे। शॉपकीपर चार्जेस 12% इंटरेस्ट, और ये पर एनम का इंटरेस्ट होता है, डिवाइड बाय 4 करोगे तो 0.03 आएगा। तो आपको मालूम है कि ये भाई इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि जो मोबाइल का टोटल अमाउंट होगा वो कितना होगा, टोटल अमाउंट जो मोबाइल का होगा वो बेसिकली उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, जिसमें से तुम 5,000 डाउन पेमेंट दे रहे हो, बचे हुए जो तुम पेमेंट कर रहे हो वो उसका इंटरेस्ट तो उसमें मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू जो आएगी या पी की वैल्यू जो आएगी, दैट इज सिंपली आर ए 4 एट 0.03। इसी तरीके से आप लिखोगे, आर है 1500 और A43, इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे एन्युटी टेबल से जब देखोगे 3.7171 आ जाएगा। एन्युटी टेबल से ये वैल्यू आती है, और यहां पे फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे तुमको मिल जाता है 5575.65 रुपीज। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। अब अगर ये प्रेजेंट वैल्यू है आपकी, तो जो टोटल कैश प्राइस मोबाइल का रहा होगा, कैश प्राइस वुड बी, जो तुमने डाउन पेमेंट करी है, डीपी मतलब डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू, इनको आप ऐड कर दोगे तो 5,000 प्लस 5,575.65, adding them will give you 10,507 yeah 10,575.65 rupees, and this is the cash price of the mobile. इसको राउंड ऑफ करके भी लिखा जा सकता है 10,576, but this is the actual answer. तो इस पे आप क्वेश्चन को रोक सकते हो। एन्युटी टेबल का हमने यूज किया, नथिंग एल्स, कोई क्वेश्चन में दिया भी था और नहीं भी दिया रहता है, हम एन्युटी टेबल का ही जनरली यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट आएगा, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट व्हिच रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 lakh and is expected to generate a net cash inflow of 80,000 at every 6 months for 2 years. Assume that the salvage value of the project is 0 and the discount rate is 12% per annum. बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है, बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। देखो, इनिशियल हमें 2 लाख रुपए पे करना है और 80,000 रुपए हर महीने मेरे पास आएंगे, तो मेरा आउटफ्लो 2 लाख का है, लेकिन मेरा इनफ्लो जो है वो 80,000
पर 6 मंथ्स का है 2 साल के लिए, मतलब 4 बार मुझे पैसा मिलेगा। तो मेरा क्या सोच होना चाहिए, जो मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो नेट प्रेजेंट वैल्यू, उन्होंने यही पूछा है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, एनपीवी। तो हमने बताया था नेट इनफ्लो माइनस नेट आउटफ्लो, सिंपल सा याद है, एनपीवी बताया था, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नेट इनफ्लो माइनस नेट आउटफ्लो। आउटफ्लो अपना फिक्स है कि 2 लाख रुपए जा रहे हैं, इनफ्लो देखना है कितना आ रहा है। अब इनफ्लो क्या होगा, जो पैसा, देखो 2 लाख मेरी जेब से आज जा रहे हैं, तो वो 80,000 रुपए जनरेट तो कर रहा है हर 6 महीने में 2 साल के लिए, तो आप तुम देखोगे 2,40,000 रुपए बन जाएगा, सॉरी 3,20,000 रुपए, 80,000 एवरी 6 मंथ्स फॉर 2 ईयर्स। तो आपका जो पीरियड्स हैं वो टोटल 4 पीरियड्स हो जाएंगे भाई, और 12% पर एनम। डिस्काउंट रेट का मतलब क्या है यहाँ पे, वही आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% पर एनम है, यानी आई जो हो जाएगा वो 0.06 हो जाएगा, क्योंकि 12% पर एनम था, आधे साल का 0.06 हो जाएगा। इतनी बात अपने को पता है। और जो कैश इनफ्लो हो रहा है वो 80,000 का हो रहा है, 80,000 रुपीज। अब बात समझते हैं, अगर अगर ये डिस्काउंट रेट का मतलब क्या है, बात क्लियर होनी चाहिए आपको। डिस्काउंट रेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। डिस्काउंट रेट का मतलब यह है कि भाई आज आपके पास अगर 100 रुपए हैं, तो आज से 1 साल के बाद वो 110 होंगे, अगर 10% का इंटरेस्ट था। लेकिन अगर आपके पास 1 साल बाद अगर सिर्फ 100 ही रुपए हैं या 110 रुपए हैं, यानी वो आज का क्या है, 10 रुपए है। लॉजिक को समझो, सॉरी 100 रुपए, 10 रुपए कम हो जाएंगे। आपके पास 1 साल बाद 110 रुपए कोई आपको देगा, 10% इंटरेस्ट चल रहा है, तो आपका नेट जो आपका प्रेजेंट वैल्यू होगी वो कितना है, 100 रुपए। इट्स लाइक सेइंग आपके पास आज की डेट में 100 रुपए, यानी 1 साल की डेट बाद 110 रुपए हैं, ये डिफरेंस होता है। तो डिस्काउंट हो गया ना पैसा, तो जो प्रेजेंट वैल्यू वो डिस्काउंट, ये वर्ड जो डिस्काउंट यूज हुआ है वो प्रेजेंट वैल्यू ही बताने के लिए यूज हुआ है, कि यहां पे प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू का आपको फॉर्मूला लिखना था, आर यानी पी की वैल्यू आर इंटू ए एन ऑफ आई। एन क्या है, 4 है, आर की वैल्यू आपकी 80,000 है, 80,000 और ए एन आई मतलब कि ए 4 0.06। तो द प्रेजेंट वैल्यू इज यहाँ पे 80,000, इसको आप उसे टेबल से देख सकते हो, 80,000 इंटू ये हो जाएगा 3.4651, एंड जब इसको आप कैलकुलेट करोगे ये आता है 2,77,208, 2,77,208.45 रुपीज। तो दिस इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू। आप लॉजिकली सोचो, 80,000 रुपए मिल रहे थे, 4 बार मिलेंगे 80,000 रुपए हर 6 महीने में 2 साल के लिए, मतलब 4 बार मिलेंगे, यानी 3,20,000 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन आज के 3 लाख, 4 साल बाद के 3,20,000 रुपए की जो करंट वैल्यू है वो नेट वैल्यू है 2,77,000 है, क्योंकि आपको अपनी जेब से भी पैसा देना है। कितना देना है, 2 लाख रुपए देना है। तो अगर हमसे नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछा था, तो इस नंबर से 2,77,208.45 से आप ये 2 लाख को माइनस कर दोगे, तो आपके पास आएगा 77,208 रुपीज 0.45 पैसा, एंड दिस इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सवाल थोड़ा घुमा के जरूर दिया था, बट इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यू मशीन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 7 लाख इज रिक्वायर्ड, which is expected to generate a net cash inflow of 24,000, 30,000, 2,40,000, 3 lakh rupees, and 3,25,000 at the end of the first, second, third year respectively. At the end of the 3 years, the machinery can be sold for 1,50,000. ये सैल्वेज वैल्यू है। सैल्वेज वैल्यू का मतलब, पिछले क्वेश्चन में सैल्वेज वैल्यू नहीं थी, इस क्वेश्चन में आपको सैल्वेज वैल्यू दी है। सैल्वेज वैल्यू का मतलब ये होता है बच्चों कि भाई अगर आप पैसा दे रहे हो, तो मतलब कुछ खरीदा आपने, उसको 3 साल बाद बेचने गए तो इतने की बिक जाएगी। ठीक है, फोन लेते हो, आज 80,000 का फोन लिया, नया फोन आ गया, 2 साल बाद बेच रहे हो, 20,000 का बिक रहा है ना, तो वो सैल्वेज वैल्यू होती है कि हाँ बिक जाता है। तो दिस इज नॉन एज सैल्वेज वैल्यू। कैलकुलेट द नेट, और मशीनरी में क्या होता है, उसके पार्ट्स बिक जाते हैं, इसलिए सैल्वेज वैल्यू एग्जिस्ट करती है। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इफ द डिस्काउंट इज 18%। मतलब कि जो पैसा हमको आज मिलेगा वो मेरे पास कैश हो जाएगा, मेरा पैसा है वो, करेक्ट, वो मेरा ही अमाउंट है, दैट्स माई मनी, वो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन इस क्वेश्चन में डिफरेंट दिया है। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, वो सेम इनफ्लो जनरेट कर रहा था हर 6 महीने में 2 साल के लिए, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा पा रहे थे, एक साथ फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट जरूर करनी है। लॉजिक वही है, जो आपका एन्युटी आ रहा है और जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन समझना है हमको प्रेजेंट वैल्यू कैसे जनरेट होती है। करोगे क्या, मान लो, समझो, बहुत ध्यान से समझना, इजी है तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। आज आपको 2,40,000, 1 साल के बाद आपको 2,40,000 रुपए मिलते हैं,
और 1 साल से पहले इसका अमाउंट क्या होगा। ऐसे ही पूछे ना सवाल आपसे, ऐसा सोचो, थोड़ा सा आसान समझते हैं इसको। मान लो आज से 1 साल के बाद आपको 110 रुपए मिलते हैं और 10% इंटरेस्ट रहा होगा, तब 110 बने। तो तुम देख के बता सर 100 रुपए है, बिल्कुल सही बात है, 100 रुपए होगा तभी 110 बना होगा। लेकिन इसको करेंगे कैसे, करेंगे ऐसे कि भाई आपके पास जो अमाउंट 1 साल बाद मिल रहा है उसको डिवाइड कर देंगे जो इंटरेस्ट था, मतलब 1 प्लस आई से डिवाइड कर रहे हैं, जितने भी साल का था, तो कितना आ गया 100 आ गया। इस तरीके से आपको करना है। तो भाई आपको 1 साल के बाद, लॉजिकली बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, आप बहुत समझो इसको भाई, आपको 2,40,000 रुपए मिलेंगे 1 साल के बाद, लेकिन आज की वैल्यू क्या उस पैसे की, तो हम 1.18 से डिवाइड कर देंगे। लॉजिक समझ रहे हो। फिर प्लस करेंगे, प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि अगले 2 साल के बाद मुझे 3 लाख रुपए मिलेंगे, 2 साल के बाद मुझे 3 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन आज के टर्म्स में उसका पैसा कितना है, क्या वैल्यू है, तो 1.18 की पावर 2 है। दिस इज व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग। फिर अगले 3 साल के बाद मुझे 3,25,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन आज के रेट में उसका पैसा कितना है, 1.18 की पावर 3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये पैसा मुझे आज के रेफरेंस में बताना है, 1 साल के बाद भी नहीं, ये पैसा मुझे आज के रेफरेंस में बताना है, 2 साल के बाद नहीं, तो इसलिए उस इंटरेस्ट रेट से, डिस्काउंट रेट से हम डिवाइड करते रहे। सेम इसके साथ हो गया। तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू बन गई कि ये पैसा आपको मिलेगा, आज की वैल्यू इसकी कितनी है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद ये पैसा मिलेगा, लेकिन इसकी आज की वैल्यू कितनी है ये पता चल गया। एंड आफ्टर 3 years द मशीनरी कैन बी सोल्ड फॉर 1,50,000। 3 साल के बाद मशीनरी जो आपने सेल करी है वो 1,50,000 की सेल करी, मतलब टेक्निकली उसको भी हम इसके अंदर जोड़ सकते हैं, क्योंकि भाई 3 साल के बाद आपको ये पैसा तो मिलेगा मिलेगा, प्लस 1,50,000 का मशीन आपका सेल भी हो जाएगा, 1,50,000 की मशीन सेल हो जाएगी, प्लस जो इनफ्लो आ रहा था वो तो आएगा ही आएगा। सो दिस इज द टोटल प्रेजेंट वैल्यू, या जो हमारा इनफ्लो है, दिस इज आवर नेट इनफ्लो। अब इसी को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया गया, आपको दिया 2,40,000 रुपए, और ये 1.18 की पावर -1 प्लस 30 लाख, 3 लाख रुपीस, 1.18 का पावर -2, प्लस इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे यार है 4,75,000 रुपीस इंटू 1.18 की पावर -3। ये वैल्यूज आपको यहां पे दी गई। बस थोड़ा सा टीडियस काम है कि भाई 2,40,000 बार बार लिखना है, तो ये हो जाएगा 0.8475। सवाल में देखो दे दिया गया 3 लाख, 5 जीरो होते ना, हाँ ठीक है। 1.18 की पावर -2 0.71, 0.7182 प्लस में 4,75,000 इंटू 0.6086, जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई। ये सारे जीरोस देखो उनको कैंसिल करेंगे, आपको थोड़ा सा मेहनत जरूर करनी पड़ेगी मल्टीप्लीकेशन में, बट यू विल गेट देयर। मतलब कि ये 2,40,000 की जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो आएगी 2,03,400 रुपीज, ये आएगा 2,03,400 रुपीज, प्लस ये जो नंबर आएगा दिस वैल्यू, इट्स इक्वल टू 2,15,460, 2,15,460 प्लस ये जो वैल्यू आ रही है 0.6 से मल्टीप्लाई करके, यार 2,89,085 रुपीज, 2,89,085 रुपीज, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, अप्रोक्सीमेटली इतना मिल रहा है। तो इन सबको आप जब ऐड करोगे ये 7,07,000 एंड 945 रुपीज बचेगा, 945 रुपीज। दिस इज द नेट कैश इनफ्लो आफ्टर 3 years। 3 साल के बाद ये आपका इनफ्लो है, सैल्वेज अमाउंट सब कुछ मिला के। तो अगर मैं इसके नेट पॉजिटिव, नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करूं, एनपीवी के, इसके नेट प्रेजेंट वैल्यू की, यहां ऊपर लिख लेता हूं, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आपने इधर निकाला है 7,07,945, इसमें से आपका आज का जो इन्वेस्टमेंट है उसको माइनस कर दोगे, 7 लाख को आप माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा ₹7,945 रुपीज। दिस इज द फाइनल आंसर एंड दिस इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो अगर कभी भी ये नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है हमेशा एक्सेप्टेबल होता है। तो हमें नेट वैल्यू बच पाता नहीं थी इन्वेस्टमेंट की, वो हमने बता दिया।
ये अगर ये पूछा जाए कि ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो एक पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो बिल्कुल ये इन्वेस्टमेंट किसी काम की नहीं है, पॉजिटिव है तो ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। आपका ओवरऑल वैल्यू बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आ रहा आपके पास। 7 लाख आप इन्वेस्ट करो, देखो 2,40,000, 3 लाख, 3,25,000, यहीं पे आप 7 लाख से ऊपर पहुंच चुके हो, 1.5 लाख ये भी मिलेगा। लेकिन जो आज के टर्म्स में इसका पैसा है वो कितना है वो आपको बताना था। तो 7,945 आ रहा है। दिस इज व्हाट यू नीड टू टेक इन माइंड। ठीक है, तो दिस इज डन, ये चैप्टर भी खत्म। और मैंने आपको हर एक चीज समझा दी कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ईएमआई के क्वेश्चंस भी एक तरीके से कर लिए। आज हम बात करेंगे एन्युटी ड्यू की। अब एन्युटी ड्यू का मतलब क्या होता है, देखो दोनों में जो फंडामेंटल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है उसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। एक सेकेंड, यस। दोनों में जो फंडामेंटल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है वो एक ये है कि जो लास्ट हमने एन्युटी, नॉर्मल वाली एन्युटी पढ़ी थी, ऑर्डिनरी एन्युटी पढ़ी थी, वो एट द एंड ऑफ अ पीरियड एग्जिस्ट करती है। मतलब कि आपने लोन लिया, 1 साल बाद आपको उसकी पेमेंट करनी, ईएमआई देनी, इंस्टॉलमेंट देनी, तो आफ्टर सर्टेन पीरियड, उसके पीरियड के एंड तक आप लास्ट पेमेंट दोगे, लोन खत्म हो जाएगा। करेक्ट। तो एन्युटी ऑर्डिनरी इस तरीके से होता है। अब एन्युटी ड्यू क्या होता है, इसमें आप पेमेंट स्टार्टिंग में कर देते हो जिस दिन आप उस इंस्ट्रूमेंट को लेते हो। अब जनरली एन्युटी ड्यू में एग्जांपल्स कैसे आते हैं, एसआईपी के आते हैं, अब या फिर आरडी के आते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, जहां पे एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। एसआईपी में तो खैर वेरी करता है, लेकिन एन्युटी ड्यू में एक फिक्स इंटरेस्ट आपको मिलता है, और वो इंटरेस्ट उसी दिन से मिलना शुरू हो जाता है जिस दिन से तुम पैसे डिपॉजिट कराते हो। तो लॉजिक अब समझ पा रहे होगे। करेक्ट। तो यहां पे क्या होता है, एक पेमेंट एक्स्ट्रा पे आपका आपका फ्यूचर वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो आप देखोगे, देखो क्या होता है, आपने क्या किया, आपने लेट से आज शुरू किया, आज के दिन आपने शुरू किया 0th ईयर पे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, हमने लास्ट में भी इसी को लेके समझा था। अब मान लो आपने यहाँ पे पेमेंट करी ₹8। अब पेमेंट पिछले वीडियो में हम यहां से पेमेंट कर रहे थे, फर्स्ट टाइम से, सेकेंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में, फोर्थ ईयर के एंड में और फिफ्थ ईयर के एंड में। टोटल आप 5 पेमेंट्स कर रहे थे। तो 5 साल तक 5 पेमेंट्स हो रही थी, बिकॉज आप एट द एंड कर रहे थे। एन्युटी ड्यू में क्या होता है कि आप पहली पेमेंट यहीं कर देते हो। सो व्हाट हैपेंस इज, इस पे पूरा का पूरा आपको इंटरेस्ट मिलता है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। अब 5 साल के एंड में अब यहां पे ना करके आप 4 साल की स्टार्टिंग में करते हो और 5 साल के एंड में पैसा उठाते हो, तो हर एक अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। देखो आपने क्या किया, 0th ईयर जैसे आपने शुरू किया, पैसा डाला, फिर फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में डाला, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में डाला, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में डाला, फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में डाला, फिफ्थ ईयर में सब कुछ वापस ले लिया। अब वापस लोगे तो देखो इस पे लगेगा 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल पैसा रहा, 1 साल का इंटरेस्ट, इस पे लगेगा 2 साल का इंटरेस्ट, इस पे लगेगा 3 साल का इंटरेस्ट। करेक्ट। इसमें मिलेगा 4 साल का इंटरेस्ट, इसमें मिलेगा पूरा का पूरा 5 साल का इंटरेस्ट। तो भाई जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है वो क्या होगा, 1 साल का इंटरेस्ट मिला तो ये अमाउंट बन जाएगा 1+i, ये अमाउंट बन जाएगा 1+i का स्क्वायर, क्योंकि 2 साल तक कंपाउंडिंग हुई। इस अमाउंट को बोलोगे 1+i का क्यूब, इस अमाउंट को बोलोगे 1+i की पावर 4, इस अमाउंट को बोलोगे 1+i की पावर 5। तो इस तरीके से इन सबको आप ऐड कर दोगे तो एक डिफरेंस समझ रहे हो, लास्ट जो पेमेंट करी है उस पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, इतना सा डिफरेंस है और कुछ भी नहीं। तो आपका टोटल जो अमाउंट होगा वो नॉर्मली देखो एन्युटी के लगा, यहां तक आपने जो नॉर्मल आप कर रहे थे एन पीरियड्स के एन्युटी का वो वाला फॉर्मूला, और 1 साल का एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिल जाता है। दैट्स ऑल, यही आपको करना है। नॉर्मली जैसे हमने लास्ट में किया था वैसे ही एज इट इज इसमें भी होता है। तो एन्युटी टेबल का ही यूज करना है, जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे उसी का यूज करना है, लेकिन इंस्टेड ऑफ राइटिंग एन एंड आई, हम n+1 और i लिखेंगे। कहने का मतलब यहां पे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो अमाउंट का फॉर्मूला होता था, नॉर्मल एन्युटी के जो अमाउंट का फॉर्मूला होता था वो होता था आर एस एन ऑफ आई फॉर एन पीरियड्स एट i% रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पे क्या होगा, फॉर n+1 पीरियड्स एट i% रेट ऑफ इंटरेस्ट -1। तो ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग सा फॉर्मेट बन जाता है। सो यू नीड टू लर्न दिस, रिमेंबर दिस, बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है। हम n+1 तक के पीरियड के लिए एन्युटी को कैलकुलेट करेंगे, दैट इंक्लूड्स ये वाली पेमेंट पे भी, इस पे भी हम एक पेमेंट लगा दे रहे हैं, बट ये पेमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, आप इसीलिए लास्ट में माइनस कर देते हो। द ओनली रीजन वी आर डूइंग दिस इज टू कैलकुलेट यूजिंग द टेबल। तो एन्युटी टेबल्स अगर आपको यूज करनी है तो एक पीरियड ज्यादा का आपको यहाँ पे वैल्यू को रखना पड़ेगा। विल टीच यू, डोंट वरी, कि किस तरीके से फॉर्मुलेस को यूज करना है। लेकिन इंटरेस्ट सब पे मिल रहा है ये तुमको समझ में आना चाहिए था, उन सबका सम जो होता है वो फ्यूचर वैल्यू कहलाता है। सेम लॉजिक से आप प्रेजेंट वैल्यू को भी समझ सकते हो। प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता है, अब
जो पहला पेमेंट मिलता था वो एट द एंड होता था। सोचो, प्रेजेंट वैल्यू में 1 साल के एंड में होता था, अब प्रेजेंट वैल्यू में क्या हो रहा है, पेमेंट उसी दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन आप डिपॉजिट कराने जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। मानो आप 10,000 रुपए हर साल डिपॉजिट करते हो 5 साल के लिए, तो जो 10,000 रुपए आज आपने डिपॉजिट किए वो उसकी वैल्यू तो 10,000 है ना, लेकिन जो 1 साल के बाद 10,000 आपने डिपॉजिट किए, मानो 10% इंटरेस्ट चल रहा था, तो डिवाइड बाय 1.1 हो जाएगा। ये 1 साल के बाद वाले की प्रेजेंट वैल्यू है। तो ये कैलकुलेशन आपकी बनती है और लास्ट जो वैल्यू आती है वो n-1 आती है। ठीक है, क्योंकि आप पीरियड के स्टार्टिंग में ही आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो। जनरली यहाँ पे डिपॉजिट वाला ही चलता है, लोन तो आप नहीं ले रहे हो। देखो, लोन लेने का कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे। तो ये एन्युटी ड्यू का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है। याद कैसे रखना है, P इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू एन्युटी का वैल्यू जो पीरियोडिक पेमेंट थी, फिर 1 प्लस AN-1 आई। ये A क्या है, वही जो हमने फैक्टर समझा था, एन्युटी फैक्टर समझा था, उसी को यहाँ पे रखना है। जो टेबल हमने लास्ट वीडियो में समझी थी, उसी टेबल को यहाँ पे दोबारा से यूज करके इनकी वैल्यू लिखनी है। बस ये n-1 थोड़ा ध्यान में रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्यूचर वैल्यू में n+1 का यूज हो रहा था और प्रेजेंट वैल्यू में n-1 का यूज हो रहा है। कैसे करेंगे, विल गेट इट, अभी समझ में आएगा। और अगर देखो नॉर्मल आपको टेबल यूज नहीं करनी, अगर आपका मन नहीं है टेबल यूज करने का, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो। दिस इज द फॉर्मूला, बट इस फॉर्मूले से जाओगे टाइम लगेगा, तो बेटर क्या है, टेबल यूज करो, ज्यादा जल्दी चीजें हो जाएंगी। सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 बार भी, इस तरीके से यहाँ पे को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टेंशन वाली बात है। तो इससे बेटर ये है कि इसको कर लो। ठीक है, सो अब आते हैं पूरा अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफर्ड एन्युटी। अभी आपने एन्युटी ड्यू पढ़ा जहां पे आप पेमेंट स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में कर दे रहे हो। अब हम बात करेंगे डिफर्ड एन्युटी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या होता है, एक सर्टेन मोरेटोरियम पीरियड देते हैं जिसपे इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट होता। और अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हो रहा, मान लो कि एक बच्चा पढ़ने गया है, अच्छे बी स्कूल में पढ़ने गया, 2 साल तक वो पढ़ता है, तो बैंक से जो उसने लोन लिया पढ़ाई के समय कैसे वापस कर सकता है, तो वो वापस नहीं कर सकता। तो जो इंटरेस्ट लगना शुरू होता है वो तीसरे साल से लगता है। तो 3 साल का जो पेमेंट है वो डेफर हो गया, मतलब रुक गया, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लोन का पैसा वो बंदा यूज कर सकता है लेकिन उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये डेफर्ड एन्युटी का एक बेसिक सा कंसेप्ट है। डेफर्ड एन्युटी का जो ऑर्डिनरी एन्युटी था वही सेम फॉर्मूला होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। द ओनली डिफरेंस इज ये आफ्टर सर्टेन पीरियड शुरू होता है। मान लो तुमने यहाँ पे लोन लिया, फिर पहला साल बीत गया, दूसरा साल बीत गया, तीसरा साल बीत गया, ऐसे करते 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 m ईयर्स बीत गए। ठीक है, m ईयर्स बीत गए और आपका जो पेमेंट होना शुरू हुआ वो m+1 से। यहां पे आपने पहली एन्युटी की पेमेंट करी, फिर आपने अगली पेमेंट m+2 पे करी, फिर अगली पेमेंट m+3 ईयर पे करी। इस तरीके से करते गए, कब तक करते गए, जब तक आपने एन्युटी n ईयर्स तक खत्म ना कर दी। तो एक्चुअल में देखो जो पेमेंट हो रही है वो आर रुपीज हो रही है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हो रही है। और पहले जैसे यहाँ पे फर्स्ट ईयर के एंड में कर रहे थे, वही फर्स्ट ईयर के एंड में, ये 0th ईयर मान लो, फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकंड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर के एंड में, nth ईयर के एंड में, और आपने पूरी की पूरी एन्युटी मतलब पूरा पूरा लोन आपने खत्म कर दिया। तो इसको नॉर्मली इतना समझो कि भाई ये इतना है, एम डिफर्ड था, उस पर वैसे भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, चाहे 5 साल हो 10 साल हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने साल इंटरेस्ट नहीं लगता, बस इतना देखना है, उसके बाद वाले कैलकुलेट करने। तो समझो इस बात को, अगर मैं कहूं कि भाई 10 ईयर्स हैं, 5 साल तक कोई इंटरेस्ट, या चलो 6 साल तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और 10 ईयर के पीरियड पे आपने लोन लिया है, तो 4 साल पे लगेगा। इन 4 ईयर्स में आपको 4 पेमेंट्स करनी है, आर 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 आर, ये 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होंगी। कैसे करोगे, इसी वैल्यूज के अकॉर्डिंग करोगे, उसका जो अमाउंट आएगा वो एग्जैक्टली वही होगा जो हमने ऑर्डिनरी एन्युटी में पढ़ा था। दैट्स इट, कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप ऑर्डिनरी एन्युटी में कर रहे थे। तो डिफर्ड वाला आसान है एक्चुअली। फिर आते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफर्ड एन्युटी। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इस पे अक्सर क्वेश्चन बनते नहीं है, तो नहीं बनते तो अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन अगर आ गए तो क्या करेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है कि भाई जो आप पेमेंट्स कर रहे हो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। तो उसको कैलकुलेट करने का इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला दिया है कि देखो भाई, मैं बड़ा सा यहां पे लिख दे रहा हूं, P इज इक्वल्स टू आर ए ऑफ m+n for ith period माइनस ए एम ऑफ ith period। रिमेंबर ये m का मतलब क्या है, m का मतलब है ईयर्स डेफर्ड, n का मतलब है नंबर ऑफ पेमेंट्स, कितनी पेमेंट्स आपने करी है, i का मतलब वही है जो आपने समझा है। तो दिस इज द मेन थिंग यू नीड टू रिमेंबर। हम क्वेश्चन से करेंगे हर टाइप के क्वेश्चन, जितने आपको मैंने दिखाए हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है। 14.3 ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, हाँ इसके स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कैलकुलेशन हैवी ये टास्क आपके लिए होने वाला है।
सो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं अगर आप उससे भी सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्ट डूइंग दीज क्वेश्चंस। तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, इन्होंने बोला एट द बिगिनिंग, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बताता है एन्युटी ड्यू को, मतलब स्टार्टिंग से, ऑफ ईच मंथ 500 रुपए डिपॉजिट कर रहे थे सेविंग अकाउंट में, दैट पेज 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपका मंथली कंपाउंडिंग हो रही है, मतलब जो आई होगा वो 12% डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, विच इज जस्ट 1% और 0.01। फाइंड द बैलेंस इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ 6 years, यूज लॉग टेबल। आप लॉग टेबल यूज करो ना करो वो आपके ऊपर है। लॉग टेबल यूज करोगे, लॉग टेबल का यूज कैसे करते हैं मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। चलो अब आया ही है तो लॉग टेबल का यूज सिखा देते हैं, वैसे इतनी कुछ खास जरूरत नहीं, आप एन्युटी टेबल का भी यूज करोगे आंसर आ जाएगा। तो व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे जो टोटल एन है वो एन कितना है भाई, 6 साल है और मंथली कंपाउंडिंग हो रही है, तो 6 इंटू 12 इज 72। ये 72 ईयर्स के लिए यहाँ पे कंपाउंडिंग हो रही है। अब जो फॉर्मूला है आपके पास, वो फॉर्मूला ये कहता है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि अमाउंट इज इक्वल्स टू आर, नॉर्मल वाले फॉर्मूले से करने, क्योंकि हम लॉग टेबल का अगर यूज करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि 72 तो एन्युटी टेबल में भी नहीं दिया जाता। 72 जो भाई पीरियड्स हैं ये आपको एन्युटी टेबल में मिलेंगे ही नहीं, 25-20 तक होते हैं जनरली, तो उससे ऊपर तो मिलना नहीं था। तो हम नॉर्मल यहाँ पे वैल्यूज को यूज करेंगे। फिर आएगा 1.01 रेज टू द पावर 72 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई विच इज 0.01। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने डायरेक्टली यहाँ पे लगा दिया, 1 प्लस आई, इसको भी 1.01 लिख देते हैं। फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में पढ़ाया ये वही फॉर्मूला है और कुछ नहीं। अब देखो लॉग टेबल का यूज कैसे करते हैं। आपको लिखना पड़ता है y इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू जिसको आपको सिंप्लीफाई करना है, 1.01 की पावर 72। आप दोनों तरफ लॉग लेते हो तो log y इज इक्वल्स टू 72 log 1.01, ये पावर रूल से आ गया जाता है। अब आप लिखोगे 72, ये जनरली बेस 10 की बात कर रहा है, बेस 10 की बात कर रहा है। तो 1.01 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे लॉग से, और लॉग टेबल आपको दी रहेगी तो टेबल से आप देख लेना, यहाँ पे हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, अगर इसमें लॉग नहीं है चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेटर से इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो आई टेल यू कि एग्जैक्टली आपको करना कैसे है। तो आप क्या लोगे, लॉग 1.01, तो आपने लिखा कैलकुलेटर को, मतलब ये टेबल से आपको देखना है, लॉग 1.01, ये नंबर आपको मिल जाएगा 0.004, हमने इतना लिख दिया, इसको 72 से मल्टीप्लाई किया, एग्जैक्ट वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 0.311 आ रही है। दिस इज द वैल्यू ऑफ log y टू द बेस 10। अब यहां से आप y की वैल्यू निकालोगे, अब इसमें जब आप एंटी लॉग लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 0.3111, ये वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो इसमें 10 रेज टू द पावर दिस नंबर विल गिव यू 2.047, ये y आ गया। मतलब आपने शुरू किया था y को इस पावर से सिंप्लीफाई करके, ये नंबर आपको देखो मिल रहा है, बात समझे, नंबर ये मिल रहा है। तो यहाँ पे हम रख देंगे r की वैल्यू 500 रुपए थी, इधर आ जाएगा 1.01, यहाँ पे 2.047 माइनस 1, तो 1.047 मिल जाएगा और डिवाइडेड बाय 0.01 है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, दिस नंबर इंटू 1.01 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 0.01, तो यहां से जो फाइनल आंसर सिंप्लीफाई सब कुछ करके आएगा, दैट इज 52,878.51। ये लॉग टेबल यूज करके मेरा आंसर आ रहा है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग यूजिंग द लॉग टेबल। लॉग बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ निकालना होता है, टेबल में देखना होता है वैल्यू क्या होती है, 52,878.51, ये लॉग का यूज करके आया है। हमने और कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं किया, एडवांस नहीं किया, सिर्फ लॉग का यूज किया, तो ये आंसर मिल जाएगा। बुक से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि बुक वाले बड़ा डिफरेंट वेरी करते हैं इसको, लेकिन आंसर एकदम सही है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअलिटी ड्यू 1000 पेबल क्वार्टरली फॉर 6 years, पेबल क्वार्टरली फॉर 6 years, मतलब एक साल में 4 बार, 6 साल में 24 बार होगा, तो n आपका 24 हो जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग, इफ द मनी इज वर्थ 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, रिमेंबर 8% पर एनम का मतलब क्या है कि जो रेट है वो 8% है, लेकिन जो आई होगा वो 8% डिवाइडेड बाय 4 विच इज 2%, विच इज 0.02। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा r
फॉर्मूला याद रखना 1 प्लस ए ऑफ n माइनस वन एट आई। अगर आपको एन्युटी टेबल का यूज करना है तो आपको ये वैल्यू यहाँ पे एज इट इज लिखनी ही पड़ेगी। एंड अगर आप यहाँ पे r लिखते हो 1000, 1 प्लस दिस ए एन वन मतलब a एट 23, n माइनस वन n 24 था, 24 पीरियड्स थे, क्वार्टरली 6 साल के लिए हो रहा था, 6 4 24 और यहाँ पे 0.02 मिल रहा था। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1000 इंटू, इसको आप टेबल से देख सकते हो, तो टेबल से देख के ये वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 1 प्लस 23 पे 0.02 यानी कि 23 पे 0.02 इज 18.2922। दिस इज द वैल्यू दैट विल गेटिंग। तो 1000 इंटू 19.2922 सिंप्लीफाई करेंगे तो 19,292.20। दिस इज द आंसर। बड़ा इंटरेस्टिंग सा आंसर आ रहा है, ये टेबल में ही वैल्यू दी है, मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगा स्क्रीन पे ताकि आप देख सको कि वैल्यू एग्जैक्टली कहाँ दी गई है। तो दिस इज द आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, 4 नहीं 3। Find how much should be deposited in a bank at the beginning of each quarter to accumulate 12,000 in 5 years if the bank pays interest at 8% compounded quarterly। अगेन हमको एन्युटी टेबल का यूज करना है, 5 साल की बात करी गई है तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 into 4 हो जाएगा विच इज 20। ठीक है, क्वार्टरली का मतलब एक साल में 4 पेमेंट्स, तो 5 साल में 20 पेमेंट्स हो रही हैं। ओके, ये समझ में आ गया। आपका जो एन्युटी की वैल्यू, अच्छा टोटल अमाउंट है कि 12,000 रुपए अकाउंट में हो जाए, 12,000 अकाउंट पे करना है 20 पेमेंट्स में, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है, लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे 2%, बिकॉज ये पर एनम था, हमें क्वार्टर का चाहिए था, 4 से डिवाइड किया तो 0.02 आ जाएगा। अब कैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, 2% भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज हमें चाहिए अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला जो होता है एन्युटी से, इसमें एक सेकेंड -1 करते हैं हम लोग। देखो इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में +1 प्लस करते हैं, इसमें वैल्यू निकाल के -1 करते हैं। ये गलती यहीं पे होती है हम लोगों से, और यही गलती नहीं करनी है। s ऑफ n प्लस 1 लिखेंगे -1। यहां पे जो फॉर्मूला आप लिखोगे दैट इज r इंटू एस ऑफ n प्लस 1 एट i एंड माइनस में 1। नाउ s है आपका कितना, यही आर है पता नहीं, यही निकालना है एस एन प्लस 1, मतलब मुझे 21 पेमेंट्स एट 2% निकालना है। इंस्टेड राइटिंग 0.02 मैं भी लिख सकता था, -1 लिखेंगे, और अमाउंट जो होना चाहिए वो 12,000 का होना चाहिए। अब इसमें टेबल में जब हम वैल्यूज को देखेंगे तो मुझे 21 पे 2% पे जो वैल्यू दिख रही है वो 25.78 है। ये है r इंटू 25.7833 माइनस में 1, और ये 12,000 यहां पे रहेगा, तो r की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 12,000 डिवाइडेड बाय 24.7833। तो यहां पे कैलकुलेटर का यूज करते हैं, 12,000 डिवाइडेड बाय 24.7833, 484.19। तो आंसर आ जाएगा 484.19। ये आप यहाँ पे राउंड ऑफ करके 484.20 भी बोल सकते थे। एंड दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। आई होप दिस इज क्लियर एज वेल। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपको टेबल देख के बस वैल्यू रखनी है एंड आंसर आ जाएगा इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ एनुअल पेमेंट्स। हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये होता है a ऑफ n-1 या 1 प्लस लिख दो i प्लस 1, ठीक है ना, ऐसे आप लिखते हो। इसमें माइनस होता है फ्यूचर वैल्यू में, उसमें प्लस होता है, इस तरीके से याद रखो। यहाँ n-1 होता है और इसमें n+1 होता है, तो छोटी छोटी चीजें हैं, याद रहना आसान रहेगा। द फर्स्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ द 7th ईयर एंड लास्ट बीइंग मेड एट द एंड ऑफ द 16th ईयर। नाउ दिस इज थोड़ा सा डिफरेंट, बिकॉज इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू बोला है और एनुअल पेमेंट्स, द फर्स्ट पेमेंट बीइंग, ये मतलब डेफर्ड हो गया। एट द एंड ऑफ द 7th ईयर तुमने पेमेंट करी है, मतलब जहां पे तुमने पेमेंट करी एट द एंड ऑफ द 7th ईयर तुमने पेमेंट करी, यहां से तुमको पहले तो m और n की जो वैल्यूज हैं उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा है। तो आपका जो m की वैल्यू है वो 7 नहीं होगी, m की वैल्यू होगी 6, क्योंकि आपने अगर एंड ऑफ द 7th ईयर पेमेंट कर रहे हो तो आपकी पहली पेमेंट, रिमेंबर दिस, कि आपकी जो पहली पेमेंट है वो m+1 पे जा रही है।
आपकी जो पहली पेमेंट है, आप 7th ईयर में पेमेंट कर रहे हो एट द एंड ऑफ द 7th ईयर, तो आपकी m की वैल्यू 6 होगी। ये बस छोटी छोटी चीजें जो हम लोग गलत करते हैं, ये भी उसमें से एक थी। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। m की वैल्यू आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा, और n जो है आपका वो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएगा कि भाई कितना है, टोटल पेमेंट्स कितनी थी, n कितनी पेमेंट्स करी है, 10 पेमेंट्स करी है आपने। टोटल कितनी पेमेंट्स करी, 10 पेमेंट्स करी, क्योंकि 6 से लेके 16th ईयर तक आपने टोटल 10 पेमेंट्स करी। इफ मनी इज वर्थ 7% पर एनम, यानी आई जो है कंपाउंड एनुअली ही हो रहा है, तो 7% है, इसको आप 0.07 भी बोल सकते हो। तो फॉर्मूले में हमको क्या रखना था, हमें प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है इस केस में वो हो जाता है r इंटू a of m plus n at I माइनस a of m at I। रिमेंबर दिस, बिकॉज जितनी पेमेंट्स डेफर्ड होंगी उसको आप हटा दोगे। 1500 रुपए की पेमेंट्स हो रही थी, a of m plus n मतलब a 16 at 7%, हम यहाँ पे भी ऐसे 7% लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और a 6 at 7%। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू राइट। अब आप इसको टेबल से देख के लिखोगे, जब आप टेबल देखोगे तो आपको मिलेगा 1500, दिस वैल्यू इज 9.4466, और ये वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 4.765। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद इनको आप माइनस करोगे, तो फाइनल जो आंसर यहां से निकल के आ रहा है वो आ रहा है ₹7,020 इसको फाइनल सिंप्लीफाई करके ये आंसर आपको मिलेगा। तो देखो किस तरीके से यहाँ पे हमने फॉर्मूला रखा और आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे, आराम से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द डिफर्ड एन्युटी ऑफ 3200। अमाउंट निकालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, अमाउंट स्ट्रेट फॉरवर्ड डील। आपको बस यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स को आइडेंटिफाई करना है, कितनी आप पेमेंट्स कर रहे हो उसको आइडेंटिफाई करना है, बाकी इट्स द इजीएस्ट थिंग टू डू। फाइंड द अमाउंट ऑफ द डिफर्ड एन्युटी ऑफ 3200, तो आपने 3200 रुपीज किया, पेबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए हमें पेमेंट करना है, और एंड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, ये इररेलेवेंट है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। 10 साल के लिए पेमेंट करना है और हर 6 मंथ्स में करना है, तो 10 into 2, हर साल में 2 पेमेंट्स होंगे, टोटल 20 पेमेंट्स हो रही है। द मनी इज वर्थ 15% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, 15% एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी कि बहुत बढ़िया पर एनम दिया है, और आपको यहाँ पे आई निकालना होगा, इसका आधा विच इज 7.5% आ जाएगा, तो 0.075 आ जाएगा। तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, एन्युटी टेबल का यूज करोगे। फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू r इंटू एस एन ऑफ आई। इतना सा कॉन्सेप्ट है भाई, 3200 s ऑफ 20 पेमेंट्स एट 7.5%। इसको आप टेबल से जब देखोगे, एग्जैक्ट जो आपका आंसर मिलेगा इसको सिंप्लीफाई करके, दैट इज 1,38,574। ठीक है, 1,38,574, दिस इज द अमाउंट। लेकिन ये जो अमाउंट आएगा वो एट द एंड ऑफ द 12 ईयर्स आएगा। रिमेंबर 2 साल का डिफरमेंट हुआ है, दिस इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ द 12 ईयर्स, 2 साल का डिफरमेंट और 10 साल की पेमेंट्स, टोटल ये बन जाता है आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर, इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना था। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। शीला परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन paying 5,000 down and promising to pay 200 every month for 3 years, the first one being made at the end of the first year. Okay, 3 साल तक वो पेमेंट करेगी। फाइंड द कैश प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन अज्यूमिंग दैट द मनी इज वर्थ 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। अब यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सबसे पहले की बात ये कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला, आई जो होने वाला है वो 9/12 होने वाला है, विच इज 3/4%। ठीक है, 3/4%, 3/400 हो जाएगा। अभी हम 3/4, इसको 0.75% भी बोल सकते हैं और 0.0075, ये आई की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपको मिलेगी। मैं बोल रहा हूं ना, ये क्वेश्चन बहुत रेयर है कि आपके पास आए। एन जो टोटल है वो 3 साल, हर महीने 3 साल पेमेंट्स करनी है, तो 12 into 3, ये 36 पेमेंट्स आपकी होनी है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे 36 हो जाएगी। हमको करना क्या है, हमें बस डिफर, और डिफर्ड किया उन्होंने, डिफर्ड कितना किया है, फर्स्ट वन बीइंग मेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। ये जो उसने प्रॉमिस किया था 3 महीने के लिए पे करने का, वो 1 साल के एंड में करेगी। फर्स्ट वन बीइंग मेड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब 11 महीने का डिफरमेंट था।
11 महीने उसने कोई पेमेंट नहीं करी है, उसके बाद उसने पेमेंट करी है। तो यहाँ पे जो डेफरमेंट पीरियड है उसको आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे 11 लिख देना है। एम क्या है, जितने पेमेंट्स आपने यहाँ पे डेफर किए हैं वो आपको वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद देखो जो आपका प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो आएगा जो आपने आर दिया था ए एम प्लस एन एट आई और माइनस करेंगे ए ऑफ एम एट आई, दैट्स इट। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा आर की वैल्यू इसने 200 रुपए देने थे और ए एट 47 at 0.075%, 47 at 0.75% minus A 11 at 0.75%। जो पेमेंट डेफर हुए हैं उसको आपको ऐसे लिखना है। इनकी वैल्यूज को यहाँ पे लिख देते हैं, वैल्यूज देख के आप टेबल से लिखोगे तो जो फाइनल आंसर आपका मिलने वाला है यहाँ पे वो मिलने वाला है, इसको पूरा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं 5793.10। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू जो अगले वो 3 साल तक पेमेंट करने वाली है, 11 महीने डिफर करने के बाद इतनी वो पेमेंट करेगी, उसकी ये प्रेजेंट वैल्यू आ रही है। अगर प्रेजेंट वैल्यू ये है और उसने 5000 की डाउन पेमेंट करी है तो कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन it has to be 5000 plus this number 5793.10, it will be rupees 10793.10। ये आ जाएगी वॉशिंग मशीन की पूरी कॉस्ट। ये सारी वैल्यूज मैं आपको बोल रहा हूं कि नहीं पूछी जाएंगी, डोंट वरी, इतना आपसे दुखी नहीं किया जाएगा कि इतना डिफिकल्ट वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यूज पूछ ली जाए, एन्युटी टेबल से भी इवन नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा था जो पहली एक्सरसाइज उसका पहले 2 क्वेश्चन हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस हमने हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। अब ऐसा कुछ खास इस चैप्टर में बचा नहीं, कुछ भी नहीं बचा, एमसीक्यूज बचे, वो आप खुद से ट्राई करिएगा। एंड फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं, टैक्सेशन पे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।